That is the only way through the inferno. We strike the core before the next wave of shockwaves hits. हालांकि त्रिशा की बातें सुनकर नायरा और प्रियांशी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उनके चेहरों पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। वुकिंग की प्रतिभा वाकई अद्भुत थी, वह बार बार उनकी कल्पनाओं को पार कर रहा था। फिलहाल वे लगभग इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वह वाकई एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनके पास उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती करने का स्पष्ट अवसर था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय स्वार्थपरक लाभ की लालसा के कारण उनके कार्यों के परिणामस्वरूप अब उनके बीच अच्छे संबंध नहीं रह सके। उन्हें पछतावा और भय दोनों महसूस हुए। अफसोस है, उन्हें मामूली से फायदे के लिए रुद्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उससे दोस्ती करने का मौका गंवा दिया और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने का अवसर भी खो दिया। रुद्र के मामलों को संभालने के तरीके को देखकर उन्हें डर लगना स्वाभाविक था। यदि रुद्र ने सचमुच उनके पूर्व कार्यों के कारण पुरानी दुश्मनी पाल रखी थी, तो देर सवेर उन पर कोई विपत्ति अवश्य आ पड़ेगी। उस पल प्रियांशी और नायरा एक दूसरे को निहारने लगे। उनकी आंखों में गहरा पछतावा झलक रहा था, फिर भी वे कुछ नहीं कर सके। अंततः वे बस आह भरकर अपने कर्मों के परिणाम भुगतने को तैयार थे। जैसे ही भीड़ ने रुद्र को एक नए नजरिए से देखा और उसकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति और गहन हमलों से चकित होकर लगातार प्रशंसा करने लगी, उसी समय रुद्र द्वारा दबाए जाने के कारण उन्मेष के माथे से पसीना बहने लगा। वह हौंकते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा, मानो अब वह खुद को संभाल नहीं पा रहा हो। ऐसी स्थिति में वह भी इसे और सहन नहीं कर सका। अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उसने अपना सिर पीछे घुमाया और यशस्विनी और कृति की ओर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों कब तक खोजते रहोगे? इस बच्चे ने इस जगह पर कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। उसकी शक्ति विचित्र और असाधारण है। अगर तुम दोनों कुछ नहीं करते और बस किनारे खड़े होकर देखते रहे, तो मुझे हराने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। ये शब्द सुनकर कृति और यशस्विनी ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आंखों के भावों से संवाद करने के बाद उन्होंने अपनी हथेलियों को पलटा और दोनों ने अपने अपूर्ण राजसी शस्त्रों को बाहर निकाला और रुद्र की ओर झपट्टा मारा। शुरू में तो वे सचमुच कुछ नहीं करना चाहते थे और फसल काटना चाहते थे। उन्मेष द्वारा रुद्र को हराने के बाद वे जाकर प्रजनन मंदिर के फल एकत्र करेंगे, लेकिन उन्हें रुद्र की शक्ति के ऐसे स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। जब हालात इस हद तक बिगड़ गए कि वे अब और चुपचाप तमाशा देखते नहीं रह सकते थे, उन्हें तुरंत लड़ाई शुरू करके खत्म करनी ही थी, वरना सत्ता में बदलाव हो जाता। वूश वूश, बूम बूम बूम। यशस्विनी के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसने रुद्र पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। उसके हाथ में मौजूद गुलाबी रंग की लंबी तलवार भी अपूर्ण राजसी शस्त्र थी, इसलिए उसकी शक्ति भी उतनी ही प्रबल थी। कृति की बात करें तो उनका अपूर्ण शाही शस्त्र अपेक्षाकृत विशेष था। ये किसी हथियार के आकार का नहीं, बल्कि एक वीणा के आकार का था। सितर का रंग पन्ना जैसा था, मानो उसे विशेष जेड पत्थर से गढ़ा गया हो। उसके चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी और सितर हवा में लहराता हुआ कृति के सामने सपाट पड़ा था। जब उसने सितर के तारों को बजाया तो सितर से एक मधुर और सुहावनी ध्वनि निकली। हालांकि ध्वनि के साथ साथ विभिन्न आकृतियों की गहरे हरे रंग की किरणें भी दिखाई दीं। गहरे हरे रंग की किरणें तेज धारदार ब्लेड और बिजली की कड़क में बदल सकती थीं। वे न केवल विचित्र थीं, बल्कि उनमें भयानक शक्ति भी थी। अगर रुद्र उन किरणों की चपेट में आ जाता तो भले ही वह जीवित बच जाता, वह अपंग हो जाता। जब यशस्विनी और कृति लड़ाई में शामिल हुईं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रुद्र पर भी बहुत दबाव महसूस हुआ। आखिर उन दोनों लड़कियों की ताकत बहुत अधिक थी। उनसे अकेले में लड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर उसे अकेले इन तीनों से लड़ पड़े तो वाकई बहुत दबाव होगा। लेकिन फिर भी रुद्र किसी भी तरह से नुकसान में नहीं था। अपनी गहन ड्रैगन मार्कंग स्वॉर्ड टेक्निक्स के बल पर रुद्र अपने हमलों के साथ साथ बचाव भी कर रहा था। शुरुआती दबाव झेलने के बाद वह धीरे धीरे लय में ढल गया था। उसने साहपूर्वक अपने हमलों को और मजबूत किया और अकेले 3 दुश्मनों से लड़ते हुए वह अप्रत्याशित रूप से बेहतर स्थिति में था। हे भगवान, वो वुकिंग नाम का आदमी तो वाकई बहुत भयानक है ना? उसने अकेले ही अपनी शक्ति से मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 शीर्ष प्रतिभावानों को पराजित कर दिया है। उन्मेष, यशस्विनी और कृति की संयुक्त शक्ति भी रुद्र को हरा नहीं पाई। ये देखकर अमर निष्पादन द्वीप समूह के तीनों चौथे दर्जे के मार्शल लॉर्ड्स जो किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे, अवाक रह गए। वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अमर निष्पादन द्वीप समूह के निवासी होने के नाते वे जन्मजात प्रतिभाशाली थे, इसलिए वे यशस्विनी, कृति और उन्मेष के व्यक्तित्व को भलीभांति जानते थे। वे सचमुच प्रतिभाशाली थे। पूरे अमर निष्पादन द्वीप समूह में 30 वर्ष से कम आयु के सबसे शक्तिशाली युवा। फिर भी ऐसे असाधारण लोगों को तीसरे दर्जे के मार्शल लॉर्ड द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था। भला वे हैरान क्यों नहीं होते? अगर उन्होंने स्वयं इस घटना को न देखा होता तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। असंभव, असंभव, ये तो प्रजनन मंदिर द्वारा प्रदत्त शक्ति ही होगी।
अन्यथा कोई तीसरे दर्जे के मार्शल लॉर्ड की शक्ति से उन तीनों को कैसे पराजित कर सकता है। वास्तव में वे इसे अपनी आंखों से देखने के बाद भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। जहां तक रुद्र की ताकत की वास्तविकता का सवाल है, शायद ये बात केवल यशस्विनी, कृति और उन्मेष ही सबसे अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि अगर कोई यह कहे कि रुद्र को उन तीनों से लड़ते समय दबाव महसूस हुआ, तो अकेले रुद्र से लड़ते समय उन्हें और भी अधिक दबाव महसूस हुआ होगा। इस समय यशस्विनी का मनमोहक चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। वह, जिसे समान स्तर के लोगों से भी हारना मुश्किल लगता था, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो, जरा भी असावधानी बरतने की हिम्मत नहीं कर रही थी और उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी। कृति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा झलक रही थी। हालांकि उसके पास अपूर्ण राजसी शस्त्र था और वह दूर से रुद्र पर हमले कर रही थी, फिर भी वह रुद्र को हिला नहीं पा रही थी। रुद्र न केवल उसके हमलों को बार बार नाकाम कर रहा था, बल्कि वह कभी कभी उस पर अचानक हमले भी कर देता था, जिससे वह बाल बाल बच जाती थी। इससे पहले जब उसने उन्मेष और रुद्र के बीच मुक्केबाजी देखी, तो रुद्र की शक्ति का पहले से ही पता होने के बावजूद आखिरकार वह केवल देख ही रही थी। फिलहाल वह ठीक उसी स्थिति में थी जिसे वह देख रही थी। अब जाकर उसे सचमुच पता चला कि रुद्र कितना भयानक प्रतिद्वंद्वी था। सौभाग्य से अभी 3 के मुकाबले 1 की लड़ाई थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से हार जाती। रुद्र की बात करें तो भले ही वह फायदे में था, उसने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी झलक थी, जो लगभग न के बराबर ही थी। हालांकि अगर वह इसी तरह खेलता रहा तो उन तीनों को हराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रुद्र जानता था कि उन सभी के पास तुरुप का पत्ता है। वह तुरुप का पत्ता और कोई नहीं बल्कि वही नश्वर वर्जित मार्शल कौशल था जिसे रुद्र ने स्वयं यशस्विनी को उस समय इस्तेमाल करते हुए देखा था। नश्वरीय निषेध मार्शल कौशल की शक्ति कल्पना से परे थी। इसके अलावा यदि यशस्विनी ने ऐसा मार्शल कौशल हासिल कर लिया था, तो उनके दर्जे को देखते हुए रुद्र का मानना था कि कृति और उन्मेष ने भी ऐसा ही मार्शल कौशल हासिल कर लिया होगा। यदि उनमें से कोई एक निषिद्ध मार्शल कौशल का उपयोग करता है, तो ड्रैगन माकन तलवार से लैस रुद्र स्पष्ट रूप से उसका बचाव नहीं कर पाएगा। लेकिन रुद्र को डर नहीं था। आखिरकार उसके पास अभी भी 3 सर्वोच्च गुप्त कौशल थे। उपयोगकर्ता के शक्तिशाली होने के साथ साथ ये कौशल भी शक्तिशाली होते जाते थे। इनकी शक्ति भी पूरी तरह से बदल जाती थी। इसीलिए रुद्र इतना घमंडी हो गया था। असल में उसने शुरू से ही हर जवाबी हमले के लिए एक तुरुप का पत्ता तैयार कर रखा था। उन्मेष, कृति, हम उसके खिलाफ अपनी सारी ताकत बर्बाद नहीं कर सकते। हम तीनों एक साथ निषिद्ध मार्शल कला का प्रयोग करके इस कलंक को अपनी आंखों से मिटा देंगे। वास्तव में जैसे ही रुद्र के मन में ये विचार आए, यशस्विनी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। ठीक है, मिलकर हमला करो, अब और पत्ते मत छिपाओ। ऐसे समय में अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे और स्वार्थी बने रहेंगे, तो हम इस बदमाश को बिना कुछ किए बहुत कुछ हासिल करने देंगे। अभी हमारे सामने कई हजार मार्शल मार्किंग्स हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा कर लें, तो शायद हम इन्हें मिस्टी पीक पर मौजूद पौराणिक अर्थन टैबू मार्शल स्किल के बदले हासिल कर सकें। क्या आप इस मौके को गंवाना चाहेंगे? उन्मेष ने भी बोलना शुरू किया। उनकी बातों से रुद्र को यह समझ में आया कि इतने लंबे समय तक लड़ाई खींचने के बाद अब वे नश्वर वर्जित मार्शल कौशल का उपयोग करने की योजना क्यों बना रहे थे। हालांकि शत्रु के समक्ष वे एक ही पक्ष में थे, लेकिन उनके आपसी संबंध शांतिपूर्ण नहीं थे, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। आखिरकार प्रतिष्ठा के अलावा अमर निष्पादन द्वीप समूह के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली होने के नाते वे हमेशा हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते थे। इसलिए अपरिहार्य रूप से वे एक दूसरे के जन्मजात प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल्स शक्तिशाली थी, लेकिन उनके इस्तेमाल के बाद हमेशा भयंकर दुष्परिणाम होते थे। इसलिए वे इसके इस्तेमाल को टालते रहे, क्योंकि वे रुद्र को मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल्स से हराने के बाद खजाने के लिए आपस में लड़ने की क्षमता खोना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि यशस्विनी ने शुरू से ही उन तीनों को एक साथ वर्जित मार्शल कौशल का उपयोग करने का सुझाव दिया था। वह जानती थी कि उन्मेष और कृति ने अभी तक उनका उपयोग क्यों नहीं किया था। ठीक है, हम साथ मिलकर हमला करते हैं। जो भी ऐसा नहीं करेगा, मैं यहाँ से निकलने के बाद अपने भाई से उसे सबक सिखाऊंगी। उसी क्षण कृति ने भी बोलना शुरू कर दिया। बोलते बोलते ही उसने बोलना शुरू कर दिया था, बाएं हाथ से वीणा बजाते हुए, दाएं हाथ से हस्तकला की तकनीकें अपनाते हुए। असीम शक्ति लगातार उसके शरीर में समाहित हो रही थी। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी और वह पहले ही 6ठे दर्जे के मार्शल लॉर्ड के स्तर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। उसी समय यशस्विनी और उन्मेष की आंखों में बदलाव आया। अपने दाहिने हाथ में तलवार कसकर पकड़े हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ से तकनीक का प्रयोग किया। कृति में घटित हो रहे संयोग के साथ साथ शक्तिशाली आभा उनके शरीर की ओर भी एकत्रित होने लगी। उनके शरीर के चारों ओर हल्की चमक की परतें घूमने लगीं। उसी क्षण यशस्विनी और उन्मेष की शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, ये और भी प्रबल होती चली गई। अंत में
कृति की तरह वे भी छठे रैंक के मार्शल लॉर्ड के स्तर के बेहद करीब पहुंच गए। नश्वर निषेध ब्रह्मपूर्ण तलवार का प्रहार। अचानक यशस्विनी ने जोरदार चीख मारी। उसके तुरंत बाद उसके हाथ में मौजूद गुलाबी लंबी तलवार प्रकाश से जगमगा उठी। उसने उसे अचानक रुद्र की ओर बढ़ाया और एक जोरदार धमाके के साथ एक अतुलनीय रूप से विशाल सफेद प्रकाश निकला जो सीधे रुद्र की ओर बढ़ा। असीम सफेद प्रकाश में रुद्र के लिए घातक शक्ति निहित थी। हालांकि वर्तमान में ये केवल सफेद प्रकाश के रूप में था, रुद्र जानता था कि यह वास्तव में प्रकाश की एक विशाल तलवार थी। उस समय यशस्विनी ने इसी तकनीक का उपयोग करके झांसी को हराया था, जिसके शरीर पर कब्जा कर लिया गया था। घातक वर्जित कार्य भ्रामक तलवार का प्रहार। उसी समय कृति और उन्मेष ने एक साथ चिल्लाया। इसी तरह यशस्विनी के समान ही घातक वर्जित मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए उनके अपूर्ण राजसी शस्त्रों से सफेद प्रकाश निकला। उनकी मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल्स एकीकरण की शुरुआत से लेकर प्रक्षेपण तक पलक झपकते ही हो गईं। हालांकि इन सब के बावजूद रुद्र उन्हें पूरी स्पष्टता से देख पा रहा था। इसलिए उसी क्षण रुद्र ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। एक हाथ में उसने अपनी ड्रैगन माकंग तलवार को कसकर पकड़ रखा था। अपूर्ण राजसी शस्त्र में निहित राजा स्तर की मार्शल शक्ति का उपयोग करते हुए भी उसने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाया। दूसरे हाथ से उसने लगातार 3 प्रहार किए। तारांकन वाहो, तारांकन वाहो, तारांकन वाहो। जैसे ही हथेली के 3 प्रहार हुए, 3 विशालकाय सफेद बाघ तुरंत बाहर निकल आए। हालांकि उनकी आकृतियां धुंधली थीं, लेकिन उनकी कान फाड़ देने वाली दहाड़ और भयावह शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सर्वोच्च गुप्त कौशल श्वेत बाघ वध तकनीक थे। श्वेत बाघ वध तकनीक आक्रमण में अद्वितीय और अजेय थी। इसलिए जब श्वेत बाघ वध तकनीक के 3 प्रहार हुए तो आसपास खड़े लोगों की तो बात ही छोड़ी, यशस्विनी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी बहुत बदल गए जिन्होंने नश्वर निषेध मार्शल कौशल का प्रयोग किया था। ये तो एक गुप्त कौशल है। वे तीनों चौंक गए। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रुद्र द्वारा भेजा गया हमला कोई सामान्य मार्शल कौशल नहीं था। उन्हें जो जानकारी मिली उससे उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि यह पौराणिक गुप्त कौशल था। गुप्त कौशल तो आम इंसानों के लिए वर्जित मार्शल कौशलों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास तो ऐसा कोई कौशल था ही नहीं, फिर भी रुद्र के पास था। इतना ही नहीं, वह तो इसका इस्तेमाल इतनी सहजता से करता था। भला वे हैरान क्यों नहीं होते। हालांकि सदमे में होना तो सदमे में होना ही था। वे बेजान नहीं पड़े। गुप्त कौशल शक्तिशाली थे, फिर भी वे जानते थे कि उन्हें गुरु के साथ साथ विकास करना होगा। रुद्र की वर्तमान शक्ति के साथ गुप्त कौशल की पूरी क्षमता का प्रदर्शन संभव नहीं था। यह उनके सामान्य मार्शल कौशल के आगे फीका पड़ जाता था। तारांकन धमाका, तारांकन धमाका, तारांकन धमाका। अंत में 3 कान फाड़ देने वाले धमाके हुए और भयानक झटके पूरे महल में फैल गए। हालांकि महल अविनाशी था, फिर भी चरमराहट की आवाजें और हल्की कंपन सुनाई दे रही थी। उस प्रचंड बल ने हवा को भी चीर डाला। टुकड़ों में बिखरने के बाद वह धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आए। क्या सच में उसे हार मिली? हालांकि रुद्र के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि स्पष्ट रूप से उसकी श्वेत बाघ वध तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी नश्वर वर्जित मार्शल कौशल के सामने उसे जरा सा भी लाभ नहीं मिला और वह हार गई। ये पहली बार था जब रुद्र की श्वेत बाघ वध तकनीक को दूसरों के युद्ध कौशल से पराजित किया गया। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि निषिद्ध युद्ध कौशल कितने शक्तिशाली होते हैं। वास्तव में वे सामान्य युद्ध कौशलों के बराबर नहीं थे। तीनों मायावी तलवारों को अपने करीब आते देख रुद्र आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा चौंक नहीं गया। हालांकि मायावी तलवारों ने उसकी श्वेत बाघ वध तकनीक को पराजित कर दिया था, फिर भी उनकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा कम हो गया था। परिणामस्वरूप वर्तमान मायावी तलवार के वार पहले की तुलना में कमजोर थे, लेकिन रुद्र के पास अभी भी एक और बैकअप था, ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक। तारांकन हम नाजुक क्षणों में कौन हिचकिचाने की हिम्मत करेगा। रुद्र ने लगभग अपनी सारी शक्ति लगा दी, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक को सक्रिय किया। उसे पता था कि मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल का इस्तेमाल करने के बाद यशस्विनी और बाकी लोगों की ताकत बहुत कम हो जाएगी और शायद वे अस्थायी रूप से लड़ने की क्षमता भी खो देंगे। यही उसका मौका होगा। अगर वह उस समय तक जीवित नहीं रह सका तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। रुद्र को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। चूंकि श्वेत बाघ वध तकनीक अप्रभावी थी, इसलिए उसे उनके हमलों से बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति काले कछुए के कवच तकनीक में लगानी पड़ी। धमाका एक कान फाड़ देने वाला विनाशकारी विस्फोट हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, उनके मायावी तलवार के वार रुद्र पर लगे। जूनियर वुकिंग, ये देखकर आरोही और त्रिशा लगभग एक ही समय पर चिल्ला उठे। विश्व आत्मावादी होने के नाते उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस युद्ध का बारीकी से अवलोकन किया। भले ही रुद्र का स्थान उग्र ऊर्जा के कारण छिपा हुआ था, फिर भी वे उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। रुद्र अभी भी वहीं मौजूद था। इसका मतलब यह था कि इतनी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए रुद्र ने अमर ताबीज को नष्ट करने का विकल्प नहीं चुना।
उसने वहां से जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि रक्षा करने का विकल्प चुना। हालांकि ये जानना जरूरी था कि वे घातक वर्जित मार्शल कौशल थे। 3 घातक वर्जित मार्शल कौशल। लगभग किसी को भी नहीं लगता था कि रुद्र वास्तव में उनका सामना कर पाएगा, और किसी को भी नहीं लगता था कि रुद्र बच पाएगा। अगर उसने अमर ताबीज को कुचलने का विकल्प नहीं चुना तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। पहले तो सभी को लगा कि रुद्र निश्चित रूप से मर चुका है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ उनके ये विचार धीरे धीरे बदलने लगे। तीनों मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल बेहद शक्तिशाली थे और उनसे उत्पन्न तरंगें विनाशकारी थीं। उनकी एक झलक ही किसी के भी दिल को भय से कांपने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि उस समय रुद्र सचमुच उन तरंगों के केंद्र में था और उसने 3 मायावी तलवारों के वारों से खुद को बचा लिया था। इससे सभी और भी ज्यादा हैरान रह गए। ये जानलेवा वर्जित मार्शल कौशल थे। जानलेवा वर्जित मार्शल कौशल। भले ही रुद्र के गुप्त कौशल ने इन मार्शल कौशलों की शक्ति के एक हिस्से को निष्क्रिय कर दिया था, फिर भी ये जानलेवा वर्जित मार्शल कौशल ही थे। इसके अलावा 3 रैंक 5 के मार्शल लॉर्ड स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत इन मार्शल कौशलों में लगा रहे थे। रुद्र ने अपने शरीर से उन्हें कैसे रोका? ऐसी स्थिति में सभी को आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से रुद्र की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना पड़ा। तभी उन्हें रुद्र के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच का पता चला। यही वह कवच था जिसने नश्वर वर्जित मार्शल कौशल की प्रचंड शक्ति को रोक दिया था। एक गुप्त कौशल। यह एक और गुप्त कौशल है। इस आदमी ने सचमुच एक और गुप्त कौशल हासिल कर लिया है। ये कैसे संभव है? उसे ऐसा कौन सा संयोग मिला जिससे उसे यह उपलब्धि प्राप्त हुई? रुद्र की हमले को रोकने की क्षमता के पीछे का कारण पता चलने के बाद सभी और भी हैरान रह गए। गुप्त कौशल इतने असाधारण थे, फिर भी रुद्र ने उनमें से 2 को हासिल कर लिया था। भला वे हैरान क्यों नहीं होते? हालांकि जब दूसरों को ये जानकर झटका लगा कि रुद्र ने 2 गुप्त कौशल हासिल कर लिए हैं, तो यशस्विनी का भाव कहीं अधिक जटिल था, क्योंकि वह जानती थी कि पहले श्वेत बाघ वध तकनीक के अलावा और अब काले कछुए के कवच तकनीक के अलावा रुद्र ने एक तीसरा गुप्त कौशल भी हासिल कर लिया है। जब हालात इस मुकाम तक पहुंचे तो उसे भी रुद्र को एक नए नजरिए से देखना पड़ा, क्योंकि उसकी युद्ध क्षमता और युद्ध के तरीके उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। उसे रुद्र को गंभीरता से देखना पड़ा। देखते हैं तुम कब तक धैर्य रख पाते हो। यशस्विनी, कृति, अपनी पूरी ताकत लगाओ। हमें इस बच्चे को हराना ही होगा। उन्मेष ने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपनी सारी शक्ति मायावी तलवार के प्रहार में लगा दी और रुद्र को हराने की कसम खाई। यशस्विनी और कृति की बात करें तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। दांत पीसते हुए उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रुद्र की ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक को हराना ही था। उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह उनका आखिरी मौका था। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि समय बीतने के साथ साथ मायावी तलवार के प्रहार की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। यशस्विनी और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था। वे पसीने से तरबतर थे और बुझे हुए तेल के दीपक की तरह दिख रहे थे। फिर भी रुद्र की काले कछुए की कवच तकनीक नहीं टूटी। धिक्कार है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अचानक उन्मेष ने सिर उठाकर गुस्से से दहाड़ा और थोड़ी देर बाद ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चांदी की विशाल तलवार रख दी। उसी समय उसकी मायावी तलवार तकनीक गायब हो गई और उसका पूरा शरीर हवा में थोड़ा सा डगमगाया, फिर नीचे गिर गया। प्रभु उन्मेष! ये देखकर उन्मेष का चौथे रैंक का मार्शल लॉर्ड साथी झटपट उड़कर आया और उसे पकड़ लिया, वरना वह जमीन पर गिर पड़ता। उस समय उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। लेडी यशस्विनी, मिस कृति। इसी दौरान यशस्विनी और कृति की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उन्मेष की तरह उनमें हवा में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी और वे एक के बाद एक गिरने लगे। उनके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और तभी वे जमीन पर गिरने से बचे। उस समय रुद्र की ओर पीछे मुड़कर देखने पर यद्यपि उसकी ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, फिर भी वह सक्रिय थी। ये देखकर आरोही और त्रिशा दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे बेहद उत्साहित थे। रुद्र ने सचमुच अपनी ताकत से अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धाओं को हरा दिया था। अगर यह बात बाहर फैलती तो निश्चित रूप से पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र में हलचल मच जाती। तारांकन हम। ठीक उसी क्षण ब्लैक टोर्टोइस आर्मर टेक्निक अचानक गायब हो गई। रुद्र का पूरा रूप भी अंततः भीड़ के सामने प्रकट हो गया। हालांकि इस समय उसका चेहरा भी कुछ खास आकर्षक नहीं था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, जिसमें खून का जरा सा भी अंश नहीं था। पहले की तुलना में वह काफी दुबला पतला लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। ये देखा जा सकता है कि उनके हमलों से सफलतापूर्वक बचाव करने के बावजूद रुद्र को स्वयं भारी कीमत चुकानी पड़ी। जल्दी जल्दी जाओ और इस वुकिंग को मार डालो। अब इसमें कोई शक्ति नहीं बची है, लड़ने की कोई क्षमता नहीं। जल्दी से इसे मार डालो। ये देखकर उन्मेष प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने साथियों को रुद्र का ध्यान रखने का आदेश दिया।
जब बात इस हद तक पहुंच गई तो उसे रुद्र से जरा भी नफरत हो गई। जाओ, उसे मार डालो। उसी समय यशस्विनी और कृति ने भी थकी हुई आवाज में अपने सेवकों को रुद्र को खत्म करने का आदेश दिया। तीनों चौथे दर्जे के मार्शल लॉर्ड्स बुद्धिमान लोग थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि रुद्र पूरी तरह से थक चुका था और उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। इसलिए स्पिरिट फॉर्मेशन बनाकर यशस्विनी, कृति और उन्मेष को घेरने के बाद वे रुद्र की ओर दौड़े। हा, तुम्हारे गुरु भी मुझे हरा नहीं सकते, फिर भी तुम इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करते हो। तुम सचमुच मरने को बुला रहे हो। हालांकि जैसे ही वे तीनों अपनी प्रबल शक्ति के साथ रुद्र के पास पहुंचने ही वाले थे, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और फिर उसके शरीर से असीम आत्मा निर्माण शक्ति प्रवाहित हुई। बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति आक्रामक ढंग से झपट पड़ी, मानो कोई दानव सब कुछ निगल सकता हो। पल भर में ही उसने तीनों रैंक 4 के मार्शल लॉर्ड्स को घेर लिया। अरे बाप रे, उसके पास अब भी कितनी भयानक शक्ति है। भागो, वरना हम मर जाएंगे। उसी क्षण वे तीनों घबरा गए। बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत अपने अमरता के ताबीज तोड़ दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी जान चली जाएगी। ऐसा करने के बाद उनके शरीर के चारों ओर एक चमक उठी, फिर वे गायब हो गए। उन्हें मिस्टी पीक वापस भेज दिया गया। तारांकन पूफ। जिस क्षण वे तीनों गायब हुए, उसी क्षण रुद्र द्वारा बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन से बनाया गया धुंधला विशालकाय जानवर हवा में धुएं की फुसफुसाहट की तरह गायब हो गया। उसी क्षण रुद्र का शरीर भी नीचे गिर गया। अंत में वह बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा, लेकिन फिर भी रुद्र के चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान थी। धिक्कार है, वे धोखा खा गए। इस आदमी ने तो बस एक मायाजाल का इस्तेमाल किया। ये देखकर कृति को अचानक समझ आ गया कि क्या हुआ है और वह गुस्से से कांप उठी। धिक्कार है उन तीनों कायरों पर। ये लोग ऐसी बात से भी डर गए और हमें छोड़कर चले गए। जब मैं लौटूंगा तो इनका हिसाब लूंगा। उन्मेष गुस्से से दांत पीस रहा था। उसका गुस्सा इतना भड़क उठा कि उसके मुंह से खून निकल गया। जूनियर वुकिंग। रुद्र को गिरते देख आरोही एकदम भयभीत हो गई। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि रुद्र द्वारा बनाई गई आत्मा संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्र ने अपनी इच्छाशक्ति से उसे गायब कर दिया और आरोही को आखिरकार अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। वह तुरंत रुद्र के पास आए और पहले उसे औषधि पिलाई, फिर चिंता से पूछा, जूनियर वुकिंग, आप कैसे हैं? देखिए, मुझे मार्शल माकंग इमॉर्टल लोट्स मिल गया है। रुद्र ने आरोही के हाथों से मार्शल माकंग इमॉर्टल लोट्स लेते हुए अपना सिर हिलाया और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ आरोही, घबराए मत, मैं ठीक हूँ। आप वरिष्ठ त्रिशा को रिहा कर दीजिए। आप दोनों के पास इस स्थान पर मार्शल माकंग का एक हिस्सा है। आप इसे अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। हम रुद्र को सुस्ती के बावजूद ठीक देखकर ही आरोही ने सिर हिलाया। फिर वह त्रिशा और अन्य लोगों के पास आए और उन्हें बांधने वाले स्पिरिट फॉर्मेशन को खोल दिया। जूनियर वुकिंग, सौभाग्य से तुम हमारे साथ हो, वरना आज अमर निष्पादन द्वीप समूह के उन नीच लोगों का मकसद पूरा हो जाता। वाह जूनियर वुकिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। तुमने सचमुच इस प्रजनन मंदिर में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। अरे, बड़े उपकारों का प्रतिफल धन्यवाद के शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। जूनियर वुकिंग, हम चारों बहनों ने आज आपके द्वारा किए गए कार्य को याद रखा है। भविष्य में हम निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाएंगे। बंधन से मुक्त होने के बाद नायरा और प्रियांशी ने अपने पहले के क्रूर चेहरे बदल दिए और मुस्कुराते हुए रुद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका व्यवहार सौम्य और आत्मीय, निर्लज और मानहानि रहित था। ऐसा लग रहा था मानो वे रुद्र के साथ पहले किए गए व्यवहार को पूरी तरह भूल गए हों। इसके अलावा बोलते बोलते वे मुस्कुराए, फिर हवा में ऊपर उठे और प्रजनन मंदिर के भीतर गहराई में उड़ गए। वे मंदिर के भीतर मंडरा रहे मार्शल चिन्हों के साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक विचित्रताओं को पकड़ना चाहते थे। हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ और एक ले लो। आप। ये शब्द सुनकर प्रियांशी और नायरा के चेहरे पर पहले जो खुशी झलक रही थी वो एकदम से गायब हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उस क्षण प्रियांशी और नायरा सचमुच क्रोधित हो उठीं। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर रुद्र को देखा तो वे तुरंत रुक गईं। उनके माथे से पसीना बहने लगा। उसी क्षण रुद्र की निगाहों में हत्या का भाव स्पष्ट था। ये सचमुच कोई मजाक नहीं था। अगर उन्होंने जरा भी हिलने डुलने की हिम्मत की तो रुद्र सचमुच उन्हें मार डालेगा। शुरू में जब उन्होंने रुद्र को कमजोर अवस्था में देखा तो नायरा और प्रियांशी ने रुद्र के शब्दों का बलपूर्वक विरोध करने की भी इच्छा जताई, लेकिन जब उन्होंने रुद्र के पहले के कार्यों के बारे में सोचा कि रुद्र ने 3 शीर्ष प्रतिभाओं को भी पराजित कर दिया था, तो उनके पास उस विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंत में नायरा और प्रियांशी, जो बेहद अहंकारी, घमंडी और लाभ के लालच में दोस्ती को भूल चुके थे, हवा में खाली खड़े रहे। वे हिले तक नहीं और वास्तव में उन्होंने मार्शल मार्किंग्स के साथ कुछ भी नहीं किया।
ये देखकर त्रिशा को सहानुभूति हुई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बगल में खड़ी आरोही ने उसे रोक दिया। उन्हें वही मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। पहले वे जूनियर वुकिंग के साथ ऐसा बर्ताव करते थे, लेकिन अब वे खुद मछुआरे बनकर फायदा उठाना चाहते हैं। वे बस सपने देख रहे हैं, आरोही ने चुपके से कहा और त्रिशा को खींच लिया। आरोही की बातें सुनने के बाद उसने रुद्र को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह आराम कर रहा था। उसे भी लगा कि आरोही बिल्कुल सही थी। वर्तमान में सारी लड़ाई रुद्र ने अकेले ही अपने जीवन के लिए लड़ी। पहले नायरा और प्रियांशी ने रुद्र के साथ जैसा बर्ताव किया था, उसके कारण वे उस स्थान पर मौजूद मार्शल चिन्हों और विशिष्टताओं को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। इसलिए उसने अपने मन की बात मन में ही रख दी और रुद्र को समझाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उन दोनों को मार्शल माकंग मिलने लगीं। हालांकि ये माकंग बहुत खास थी, इतनी खास की शक्ति के बल पर भी नष्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन जैसे ही कोई इन्हें हथेली में लेकर हल्के से मसलता, ये सीधे उनके शरीर में समा जाती और उनकी बांह पर निशान बन जाती। मार्शल मार्किंग्स बुद्धिमान प्रतीत होते थे और उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। उन्हें बहुत चालाक और पकड़ना मुश्किल भी कहा जा सकता था। हालांकि ये व्यर्थ था, क्योंकि उस स्थान पर कई मार्शल माकंग मौजूद थीं। चाहे वे कितनी भी तेज दौड़ें या उनकी दौड़ने की क्षमता कितनी भी अच्छी हो, अंततः वे महल के भीतर ही सीमित रह गए। इसलिए त्रिशा और आरोही की तकनीकों की मदद से उनके लिए उन माकंग को पकड़ना काफ़ी आसान हो गया। आरोही और त्रिशा को एक के बाद एक मार्शल माकंग अपने शरीर में समाहित करते हुए और पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक मार्शल माकंग प्राप्त करते हुए देखकर प्रियांशी और नायरा क्रोधित हो गए। लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। उन्हें किसने कहा था कि आंखें तो हैं पर देख नहीं सकते। उन्होंने रुद्र को गलत नज़र से देखा। थोड़े से स्वार्थ के कारण उन्होंने रुद्र को किनारे कर दिया। कोई कह सकता है कि यह सब उन्हीं की वजह से था कि वे वहां खड़े होकर जाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन केवल आरोही और त्रिशा को मार्शल माकंग हासिल करते हुए देख पा रहे थे। इस बात को वे दोनों भली भांति जानते और समझते थे। इसलिए आरोही और त्रिशा के प्रति प्रशंसा के अलावा उनके मन में सबसे गहरी भावना पश्चाताप और आक्रोश की थी। उन्हें अपने पिछले कार्यों पर पछतावा था और रुद्र के साथ किए गए व्यवहार के लिए वे स्वयं से क्रोधित थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि सब कुछ पुनः आरंभ किया जा सकता तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हालांकि दुनिया में पश्चाताप के लिए दवा की ही कमी थी। जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन उन दोनों की तुलना में उन्मेष, यशस्विनी और कृति के चेहरे आग की तरह लाल थे। उनकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। जो चीज़ें मूल रूप से उनकी थीं, उन्हें दूसरों ने छीन लिया। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? अरे वाह! मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में इतने दिनों तक अभ्यास करने के बाद अब जाकर पता चला कि ये मार्शल माकंग इतनी आसानी से मिल जाती हैं। मैं तो इन सब को पकड़ भी नहीं पा रहा। ही। मानो उनकी प्रशंसा भरी और क्रोधित निगाहों को महसूस करते हुए शरारती लड़की आरोही ने मार्शल माकंग को पकड़ते हुए बड़े ही आत्मसंतुष्ट ढंग से प्रदर्शन किया। ये देखकर उन्मेष के दांत भी गुस्से से फड़कने लगे। पूरे प्रजनन मंदिर में उन्मेष के दांत किटकिटाने और चरमराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तैयार! अचानक यशस्विनी की निगाहें बदल गईं। फिर उसने उन्मेष और कृति की ओर देखा। जो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, उन्हें पाने के बारे में दूसरों को सोचना भी नहीं चाहिए। कृति और उन्मेष दोनों को इनकी जरूरत थी। धत्तेरे की! जब रुद्र ने ये शब्द सुने तो उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसने जल्दी से उन्मेष, यशस्विनी और कृति पर अपनी तीखी निगाहें डालीं। उसी क्षण रुद्र ने स्पष्ट रूप से देखा कि वे भी उसे घूर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके मुखों पर उपहास भरी हल्की मुस्कान उभर आई। इसके तुरंत बाद उन तीनों ने अपने अमरता के ताबीज़ों को चूर चूर कर दिया। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए जो चमकी और फिर तुरंत गायब हो गईं। क्या हो रहा है? क्या उन्हें कोई उकसावा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद ही हार मान ली? ये देखकर आरोही का चेहरा असमंजस से भर गया। रुद्र, यह क्या है? लेकिन अचानक त्रिशा का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि उन्मेष और अन्य लोग जिस स्पिरिट फॉर्मेशन में थे उसके अंदर एक गोल डिस्क छूट गई थी। उस गोलाकार डिस्क के ऊपर अनगिनत प्रतीक बने हुए थे। वे प्रतीक पंक्तियों में जुड़े हुए थे, जिससे एक अत्यंत जटिल पैटर्न बन रहा था। उस क्षण वह गोलाकार डिस्क चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रही थी और उसकी चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही उससे एक अत्यंत भयावह आभा निकल रही थी। हे भगवान, ये तो एक विस्फोटक ताबीज है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और संभवतः इस जगह को नष्ट कर देगा। उसी क्षण प्रियांशी और नायरा ने एक साथ चीखते हुए बिना किसी झिझक के अपने हाथों में मौजूद अमर ताबीजों को चूर चूर कर दिया। वे प्रकाश की किरणों में तब्दील होकर गायब हो गए। वरिष्ठ आरोही, कनिष्ठ वुकिंग, जल्दी जाओ। वह ताबीज हमारे बस की बात नहीं है। इस जगह के खजानों के बारे में सोचना भी मत। अगर हम अभी नहीं निकले तो हमारी जान चली जाएगी। ये देखकर त्रिशा भी जोर से चिल्लाई। तुरंत बाद उसने भी अमर ताबीज को तोड़ दिया और भाग गई। धिक्कार है, ये तो सचमुच घिनौना है।
आरोही, एक विश्व आत्मावादी होने के नाते, स्वाभाविक रूप से प्रतीकों वाली उस गोल्ड डिस्क की भयावहता को महसूस कर सकती थी। यह एक विस्फोट ताबीज था जिसका उपयोग दुश्मन को अपने साथ नीचे खींचने के लिए किया जाता था, और संभवतः इसे किसी बहुत शक्तिशाली विश्व आत्मावादी ने बनाया था। इसके भीतर समाहित शक्ति को देखते हुए शायद 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड भी बुरी तरह घायल हो जाएंगे। 8वें रैंक से नीचे वालों के पास तो इसका बचाव करने का कोई तरीका ही नहीं होगा, और खुद चौथे रैंक की मार्शल लॉर्ड की तो बात ही अलग है। इसलिए आरोही ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। उसने रुद्र पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जूनियर वुकिंग, जल्दी से अपना अमर ताबीज तोड़ दो, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। इतना कहकर आरोही प्रकाश की एक किरण में बदल गई और गायब हो गई। ठीक उसी क्षण प्रजनन मंदिर में केवल रुद्र ही बचा था। लगभग पलक झपकते ही सभी लोग भाग गए थे। रुद्र ने अपने हाथ में मौजूद मार्शल माकंग इमॉर्टल लोड्स को देखा, फिर मुड़कर महल के भीतर गहराई से देखा, जहां हजारों मार्शल माकंग और कई तरह की प्राकृतिक विचित्रताएं मौजूद थीं जो उसकी साधना में बहुत सहायक हो सकती थीं। रुद्र ने वहां से जाने का फैसला नहीं किया। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप उस चीज को अपने प्रजनन मंदिर को नष्ट करने देंगे, और न ही मुझे विश्वास है कि आप उस चीज को भाग्य से आपसे संबंधित व्यक्ति को मारने देंगे। बोलते समय रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान की झलक अभी भी थी, मानो उसे पूरा यकीन हो कि वह नहीं मरेगा। धमाका टिल्ड तारांकन। ठीक उसी क्षण एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उसी समय प्रचंड सफेद रोशनी से पूरा प्रजनन मंदिर भर गया और प्रचंड झटके तबाही मचाने लगे। मिस्टी पीक में अनगिनत चोटियां थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश निषिद्ध क्षेत्र थे। मिस्टी पीक के लोग भी बिना अनुमति के उन क्षेत्रों में कदम नहीं रख सकते थे। मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे की ओर ले जाने वाली चोटी उनमें से एक थी। हालांकि फिलहाल वह चोटी प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं थी, बल्कि उस स्थान पर काफी संख्या में लोग एकत्रित थे। ये सब मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के खुलने के कारण हुआ था। उस स्थान पर एकत्रित हुए लोग उस दायरे में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोगों के साथ ही थे, पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ। मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के समापन में अभी एक दिन शेष था, इसलिए शिखर पर मौजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञ पालथी मारकर जमीन पर बैठे हुए थे और आंखें बंद करके विश्राम कर रहे थे। वह स्थान सचमुच काफी शांत प्रतीत हो रहा था। हालांकि अभी अभी घटी एक घटना ने पूरे शिखर पर हलचल मचा दी। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, कुछ की आंखों में जिज्ञासा और उलझन भी झलक रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी अभी अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 प्रतिभाशाली लोगों ने उनके अमर ताबीजों को तोड़ दिया, जिससे वे मार्शल माकंग अमर क्षेत्र से वापस लौट आए। इस बदलाव ने सबका ध्यान आकर्षित किया। ये जानना जरूरी था कि मार्शल माकंग अमरलोक छोड़ने का पूर्व निर्धारित समय अभी आना बाकी था। ऐसे समय में ही मार्शल माकंग प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए था। भला कौन बिना किसी कारण के अपने अमर ताबीज को समय से पहले ही नष्ट कर देगा। इसके अलावा उनके चेहरे भय से भरे हुए थे, मानो वे किसी चीज से भयभीत हो गए हों। इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि वे किसी खतरे में पड़ गए होंगे, इसीलिए उन्हें अपने अमरता के ताबीजों को तोड़कर वापस लौटना पड़ा। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अमर मृत्युदंड द्वीप समूह के लोगों को भागने पर मजबूर कर सका, और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अमर मृत्युदंड द्वीप समूह के लोगों पर हमला करने की हिम्मत की। जब भीड़ तरह तरह के कयास लगा रही थी, तभी अचानक 3 और लोग प्रकट हुए। उस समय ये और भी अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि वे अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनका नाम पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गूंजता था। पूर्वी सागर क्षेत्र की 3 महान सुंदरियों में से एक, अमर निष्पादन द्वीप समूह के 9 अमरों के प्रमुख की पोती यशस्विनी, अमर निष्पादन द्वीप समूह के स्वामी की पुत्री, पूर्वी सागर क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति तेजस्वर की बहन कृति, साथ ही अमर निष्पादन द्वीप समूह के दूसरे अमर राजदीप के पुत्र उन्मेष भी। ये तीनों प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ क्यों प्रकट हुए? उसी क्षण लोगों के बीच चर्चाएं छिड़ गईं। हर कोई तरह तरह के अनुमान लगा रहा था। आखिरकार जब पहले प्रकट हुए 3 प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आए, तो शायद कोई वाजिब बहाना रहा होगा। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन उस क्षण बाकी तीनों अलग थे। ये कहना उचित होगा कि वहां मौजूद लोग मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में प्रवेश करने वालों में सबसे शक्तिशाली थे। भला कौन उन तीनों को चुनौती दे सकता था? इस सवाल ने सचमुच सभी की कल्पनाओं को उड़ान दी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। लेकिन शिखर पर मौजूद लोग जैसे ही तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे, तभी अचानक 4 और लोग शिखर पर प्रकट हो गए, जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से वे चारों ऋतुओं की देवी श्रेयांशी के 4 शिष्य थे। इस बार पूरी पर्वत चोटी फट गई। आखिर हो क्या रहा था? मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के सबसे शक्तिशाली लोग अचानक बाहर क्यों आ गए? आखिर हुआ क्या था? आरोही, उन्मेष, कृति, तुम तीनों सचमुच बेशर्म, नीच और बेहद घटिया हो। तुम निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए घटिया तरीके अपनाते हो।
क्या तुम्हें इज्जत की भी परवाह है? अन्विका के बाहर आते ही वह गुस्से से भड़क उठी। उसने यशस्विनी और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए जमकर गालियां दी। अन्विका, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने शब्दों पर ध्यान दो। अगर तुमने दोबारा मेरी ऐसी बदनामी करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ खुद को रोक नहीं पाऊंगी। यशस्विनी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अन्विका को धमकी दी, मानो उसी ने उसके साथ अन्याय किया हो। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं है? जैसा कि मैं देख रहा हूं, तुम्हें शर्मिंदगी का डर है ना? ठीक है, तुम्हें शर्मिंदगी का डर है तो मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम नहीं चाहते कि मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में जो कुछ हुआ उसके बारे में दूसरों को पता चले, तो मैं उन्हें ठीक वही बता दूंगा। जब यशस्विनी और अन्य लोगों ने अपने किए गए कृत्यों को स्वीकार नहीं किया तो अन्विका ने अपने होंठ सिकुड़े, फिर भीड़ की ओर देखा और जोर से कहा, वरिष्ठों, अमर निष्पादन द्वीप समूह के ये 6 प्रतिभाशाली लोग नीचता और निर्लजता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। मार्शल माकंग अमर क्षेत्र में लाभ के लिए लड़ते हुए उन्होंने हर संभव घृणित तरीके का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अन्विका ने मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के भीतर घटी घटनाओं के बारे में भीड़ को विस्तार से बताया, विशेष रूप से प्रजनन मंदिर के भीतर घटी हर बात के बारे में। हुआ टिल्ड 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 टिल्ड। अन्विका के वर्णन समाप्त होने के बाद वहां मौजूद लोग इतने स्तब्ध रह गए कि उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यशस्विनी, उन्मेष, कृति और अमर निष्पादन द्वीप समूह के अन्य लोगों के कारनामों को एक तरफ रख दें तो वुकिंग जैसे एक छोटे से पात्र ने न केवल पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रजनन मंदिर का द्वार खोला, बल्कि उसने अपनी शक्ति से अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 शीर्ष प्रतिभावानों को भी पराजित कर दिया। ये तो सरासर अकल्पनीय था। ये सच नहीं है ना? ये कैसे संभव है? हाँ, भले ही उस वुकिंग नाम के लड़के ने प्रजनन मंदिर में लाभ उठाया हो, उसकी साधना तो केवल तीसरे दर्जे के मार्शल लॉर्ड की है। वह यशस्विनी, उन्मेष और कृति को कैसे हरा सकता है? ये बात इतनी अकल्पनीय थी कि कई लोगों ने अन्विका की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं किया और संदेह व्यक्त किया। अन्विका, हालांकि मुझे नहीं पता कि हमने आपको कैसे नाराज किया, क्या आपको झूठ की नदी की तरह झूठ उगलने और किसी व्यक्ति पर खून छिड़ककर उसे हत्या कहने पर शर्म नहीं आती? मैं मानती हूँ, हम वाकई आपके साथ प्रजनन मंदिर में दाखिल हुए थे, लेकिन आपने जो कहा वो सरासर झूठ है। यशस्विनी ने आरोपों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया और कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भला वह प्रजनन मंदिर में किए गए कृत्यों को कैसे स्वीकार कर सकती थी? जी हाँ, लेडी अन्विका, आप दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका दिल सांपों और बिच्छुओं जैसा कठोर होगा। वह प्रजनन मंदिर तो अपने आप ही फट गया। आप हमें कैसे फंसा सकती हैं और कह सकती हैं कि हमने कुछ किया? उन्मेष ने भी खंडन किया। आप लोग अच्छी तरह से बहस कर सकते हैं। वास्तव में आप सभी बेशर्म हैं। अन्विका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे 6 लोग आरोपों को पूरी तरह से नकार देंगे और उन चारों की कही बातों पर बाहरी लोग शायद विश्वास न करें। अगर वे किसी भी हालत में कुछ भी स्वीकार नहीं करते तो वह सचमुच उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मूल रूप से उसे बड़ी मात्रा में मार्शल माकंग प्राप्त करने का अवसर मिला था, लेकिन यशस्विनी और अन्य लोगों के कार्यों के कारण वह इस दुर्लभ अवसर को खो बैठी। स्वाभाविक रूप से वह बहुत दुखी थी, इसलिए भले ही वे इसे स्वीकार न करें, उसे सब कुछ उजागर करना ही था। जूनियर अन्विका, अब और बहस मत करो। अभी तक जूनियर वुकिंग बाहर नहीं आया है। लेकिन ठीक उसी क्षण त्रिशा ने चुपके से अन्विका की स्कर्ट खींच ली। क्या जूनियर वुकिंग अभी तक बाहर नहीं आया? ये शब्द सुनकर अन्विका एकदम चौंक गई। उसका पहले से लाल चेहरा एकदम पीला पड़ गया, खासकर जब उसने चारों ओर देखा और यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके पूरे पर्वत शिखर को स्कैन किया, फिर भी उसे रुद्र की परछाई तक नहीं मिली, तो वह वहीं डर गई। क्योंकि इसका मतलब यह था कि रुद्र प्रजनन मंदिर से बच नहीं पाया था। ठीक उसी क्षण वह संभवतः उसी मंदिर के भीतर दफन हो गया था। धिक्कार है। काफी देर तक सदमे में रहने के बाद अन्विका ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने यशस्विनी और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए शाप दिया, अगर जूनियर वुकिंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें चैन से नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर अन्विका आकाश में उठी और चोटी से नीचे उड़ गई। जूनियर अन्विका, मेरा इंतजार करो। ये देखकर त्रिशा जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। क्या उसकी मौत हो गई? बिल्कुल सही हुआ। उसी क्षण नायरा और प्रियांशी ने एक दूसरे को निहारा। उनके चेहरों पर चिंता या घबराहट का कोई निशान नहीं था, बल्कि वे अंदर ही अंदर तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। रुद्र के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वे सचमुच चाहते थे कि रुद्र प्रजनन मंदिर में ही मर जाए। ऐसा करने से न केवल उनके दिलों की नफरत शांत हो जाएगी, बल्कि वे एक संभावित बड़े दुश्मन से भी छुटकारा पा लेंगे। लेकिन चुपकर तरोताज़ा होना तो चुपकर तरोताज़ा होना ही था। उन्हें सतह पर दिखावा करना ही था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि अन्विका और त्रिशा लेडी श्रेयांशी से मदद मांगने गए हैं, तो वे रुके नहीं और उनके पीछे दौड़ पड़े।
लगता है वुकिंग को सिर्फ पैसे से मतलब है, जान से नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि वह मेरे विस्फोटक ताबीज़ का सामना कर सकता है। इसे बनाने में मेरे दादाजी ने पूरा 1 महीना लगाया था। यहाँ तक कि 8वें दर्जे का मार्शल लॉर्ड भी इसका सामना नहीं कर सकता, तो वह कैसे कर सकता है? यशस्विनी ने धीरे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। वह वाकई प्रतिभाशाली है, लेकिन दुख की बात है कि छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागने के चक्कर में उसने बड़ी बड़ी चीज़ें खो दीं। यशस्विनी की आत्मसंतुष्टि के विपरीत कृति ने हल्की सी आह भरी। हालांकि वह भी रुद्र के हाथों हार गई थी और इस बात से बहुत क्रोधित थी कि रुद्र ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि रुद्र वाकई बहुत शक्तिशाली था। अब वह रुद्र को अलग नजरिए से देखने लगी थी। प्रतिभाशाली? छी! अगर वह प्रजनन मंदिर में प्राप्त लाभों पर निर्भर नहीं होता तो वह कुछ भी नहीं होता। हालांकि रुद्र से घोर नफरत करने वाला उन्मेष कृति के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं था। हो, वो प्रतिभाशाली है या नहीं, मुझे यकीन है कि आप ही बेहतर जानती हैं, है ना? यशस्विनी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जब उसने उन्मेष को देखा तो उसकी आंखों में कई तरह के भाव झलक रहे थे। हालांकि उसे भी रुद्र उतना पसंद नहीं था, लेकिन वह कृति के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत थी। ये सुनकर उन्मेष ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि रुद्र की ताकत के बारे में उसे सबसे अच्छी जानकारी थी। पहले उसने रुद्र की शक्ति को प्रजनन मंदिर द्वारा प्रदत्त बताया था, जिसका कारण केवल अपनी इज्जत बचाना था और रुद्र से हारने का कड़वा अनुभव था। बाकी लोग उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे और उस समय सभी लोग प्रजनन मंदिर से संबंधित बातों पर चर्चा करने में मग्न थे। भले ही उन्हें रुद्र द्वारा 3 शीर्ष प्रतिभाओं को हराने की बात पर यकीन न हो, लेकिन वे प्रजनन मंदिर के प्रकट होने को लेकर बेहद उत्सुक थे, क्योंकि इससे यह बात और भी स्पष्ट होती जा रही थी कि मिस्टी पीक कोई साधारण जगह नहीं थी। वास्तव में प्रजनन मंदिर में इतने सारे मार्शल माकंग मौजूद थे। अगर कोई सच में उन सभी को प्राप्त कर लेता तो क्या उसे पौराणिक अर्थन टैबू मार्शल स्किल के बदले उन्हें प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता? अर्थन टैबू मार्शल स्किल तो पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलती थी। लेकिन दुख की बात है कि प्रजनन मंदिर ने जानबूझकर लोगों को मार्शल माकंग लेने से रोका और इसी कारण वह स्वयं नष्ट हो गया। इसने लगभग शीर्ष प्रतिभाओं को अपने भीतर दफना दिया, जिससे वरिष्ठ विशेषज्ञों को अनजाने में खेद हुआ। आखिरकार पृथ्वी से संबंधित वर्जित युद्ध कौशल इतने उत्कृष्ट थे, इसे जो भी प्राप्त करे पूर्वी सागर क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रजनन मंदिर का आत्मविनाश केवल एक झूठ था? असल में जो हुआ था वह अन्विका के कहे हुए शब्द थे। उसी समय अन्विका और अन्य लोग लेडी श्रेयांशी के निवास पर पहुंच गए थे। यह एक विशाल महल था, लेकिन ऐसा लगता था मानो इस विशाल महल के भीतर ही एक दूसरी दुनिया हो। महल के ऊपर विशाल नीला आकाश था और सफ़ेद बादल भी तैर रहे थे। महल के आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। न सिर्फ हवा से पेड़ हिल रहे थे, बल्कि झाड़ियों और पत्तों से अचानक कुछ छोटे जानवर उछलते हुए दिखाई दे रहे थे और पक्षियों की आवाज़ें और जानवरों की दहाड़ें भी सुनाई दे रही थीं। लेडी श्रेयांशी एक ऐसे विचित्र स्थान पर खड़ी थीं। जब वह वहां खड़ी थीं, तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि किसी देवी की तरह लग रही थीं। नायरा, प्रियांशी, क्या त्रिशा और अन्विका की बातें सच हैं? अन्विका और त्रिशा का वर्णन सुनने के बाद लेडी श्रेयांशी ने शांत भाव से पूछा। गुरुजी, ये बिल्कुल सच है। कृपया जूनियर वुकिंग को बचा लीजिए। नायरा और प्रियांशी मूर्ख नहीं थे। क्या वे अपने अत्यंत शक्तिशाली गुरु के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकते थे? उन्होंने न केवल झूठ नहीं बोला, बल्कि वे बेमिसाल झूठ बोलकर रुद्र की खातिर बोले। गुरुजी, जूनियर वुकिंग की यह हालत इसलिए है क्योंकि उसने हमारी जान बचाई। आपको उसे बचाना ही होगा। अन्विका और त्रिशा ने भी विनती की। जी हाँ गुरुजी, अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग भी हैं। वे धुंधली चोटी में मनमानी करने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको उन्हें सबक सिखाया होगा। अन्विका ने थोड़ी देर बाद ही उग्र स्वर में कहा। लेकिन उस क्षण लेडी श्रेयांशी भावहीन थीं। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं धुंधली चोटी की रक्षक मात्र हूँ। इस स्थान पर सब कुछ मात्र संरचनाएं हैं। संरचनाओं के संचालन में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और वुकिंग तो मार्शल माकंग अमर क्षेत्र में बंद है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। यशस्विनी और अन्य लोगों से संबंधित मामलों को बस अपने मन में रखें। बाहरी लोगों के सामने उनका जिक्र दोबारा न करें, वरना अगर वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप मानहानिकारक बातें फैला रहे हैं। इससे मिस्टी पीक पर भी असर पड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम चारों मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरी ही तरह तुम सब मिस्टी पीक का प्रतिनिधित्व करते हो। मामलों को संभालते समय सावधान रहना और उपहास का पात्र मत बनना। लेकिन गुरुजी, क्या हम सचमुच जूनियर वुकिंग को यूं ही छोड़ देंगे और उसकी परवाह नहीं करेंगे? उसने तो हमें बचाने के लिए ही ये सब किया। अन्विका बहुत गुस्से में थी। वह यशस्विनी और बाकी लोगों को तो नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन रुद्र की मौत को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहती, लेकिन मैं सचमुच ऐसा करने में असमर्थ हूँ।
लेडी श्रेयांशी ने अपना सिर हिलाया और साथ ही एक हल्की सी आह भरी। यह एक बहुत ही दुर्लभ भावना थी जो उन्होंने दिखाए। ये देखकर वे सभी चुप रहे क्योंकि वे जानते थे कि उनका गुरु वास्तव में रुद्र को नहीं बचा सकता था, अन्यथा वह इस हालत में नहीं होती। इसलिए अंत में वे भारी मन से और 10,000 दुखों के साथ चले गए क्योंकि उन सभी को लगा कि रुद्र की मृत्यु हो गई होगी। बेशक असल में दुखी तो सिर्फ अन्विका और त्रिशा ही थे, नायरा और प्रियांशी तो सिर्फ दिखावे के लिए दुखी थे। उनके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि अन्विका और त्रिशा के दिलों में अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। इसलिए वे रुद्र के शिखर पर प्रकट होने का इंतजार करते रहे। लेकिन वास्तविकता उनकी आशाओं से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक लोग उनके अमरता के ताबीज़ों को कुचलने लगे, जिससे वे वापस पर्वत शिखर पर लौट गए। लेकिन जब 99वां व्यक्ति प्रकट हुआ, जब 10 दिन की समय सीमा बीत चुकी थी, तब भी रुद्र प्रकट नहीं हुआ था। उस परिणाम ने अन्विका, त्रिशा, वैदेही और यहाँ तक कि शशि की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि रुद्र वास्तव में एक अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना कर रहा था। हालांकि जब सभी को लगा कि रुद्र मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे के भीतर मर चुका है, उसी क्षण एक और दृश्य घट रहा था। हालांकि अधिक सटीक रूप से कहें तो यह मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में नहीं था, क्योंकि वह वर्तमान में एक विचित्र दुनिया में था जहां जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थीं और आकाश काले बादलों से भरा हुआ था। रुद्र एक ऐसी ही जगह पर खड़ा था। वह जैसे सुन्न पड़ गया था और उसे लगा मानो बहुत समय बीत गया हो। उसी क्षण उसे होश आया, लेकिन उसने पाया कि वह अब प्रजनन मंदिर में नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बरकरार थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है। वह जानता था कि उसका अनुमान सही था, वह रहस्यमय और शक्तिशाली सत्ता वास्तव में उसे मरने नहीं देगी। ठीक उसी क्षण आकाश में तेज हवाएं चलने लगीं और महिमा से परिपूर्ण रहस्यमय विशाल चेहरा एक बार फिर प्रकट हुआ। जब दृष्टि आकाश से नीचे उतरी और रुद्र के शरीर पर केंद्रित हुई, तो आकाश को भेदने वाली एक आवाज एक बार फिर गूंजी, तुम बहुत साहसी और बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सके, जिसके कारण तुम लगभग मर ही गए थे। इसलिए मैं आपको प्रजनन मंदिर में सब कुछ नहीं दे सकता। हालांकि यहाँ मैं आपको जो पुरस्कार दे रहा हूँ वह पर्याप्त होना चाहिए। हम जैसे ही उसने ये कहा, आकाश से प्रकाश की एक किरण नीचे आई और पहले की तरह सीधे रुद्र की ओर बढ़ी और उसके शरीर में समा गई। मिस्टी पीक पर किसी को भी रुद्र के मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में हुए अनुभवों के बारे में पता नहीं था। सभी का मानना था कि रुद्र की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि रुद्र की मृत्यु से कुछ लोग दुखी हुए, लेकिन अधिकांश लोग इस मामले से चिंतित नहीं थे, क्योंकि मार्शल माकंग अमर क्षेत्र का एक और द्वार खुल गया था, मार्शल स्किल्स के बदले मार्शल माकंग का आदान प्रदान करने का प्रवेश द्वार। ठीक उसी क्षण कई लोग अपने चिन्हों को मार्शल कौशल में बदलने के लिए एक कतार में प्रवेश कर चुके थे। जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता तो प्रवेश द्वार के स्पिरिट फॉर्मेशन गेट पर एक संख्या दिखाई देती। ये संख्या उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त मार्शल चिन्हों की मात्रा को दर्शाती थी। हालांकि किस प्रकार का मार्शल कौशल प्राप्त हुआ, ये संख्या दिखाई नहीं देती थी। वाह, 70 मार्शल चिन्ह! तेजस्वर की छोटी बहन से यही उम्मीद थी। सचमुच भाई बहन एक जैसे। कृति के प्रवेश करते ही 70 संख्या प्रकट हुई। चाहे पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो या जवान, शिखर पर मौजूद सभी लोग विस्मय से भर उठे। अन्य लोगों के मार्शल माकंग की संख्या की तुलना में 70 मार्शल माकंग निश्चित रूप से एक प्रभावशाली संख्या थी। हालांकि उन्मेष के पहले के 90 मार्शल माकंग की तुलना में ये काफ़ी कम थी, लेकिन शिखर पर मौजूद लोगों के लिए यह अत्यंत असाधारण थी। लेडी कृति, बहुत बढ़िया, आपने तो 70 मार्शल माकंग प्राप्त कर ली हैं। वाकई बहुत अच्छी उपलब्धि है ना? आपको 9वें रैंक की मार्शल स्किल तो मिल ही गई होगी, है ना? कृति के मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे से बाहर निकलते ही उन्मेष ने गर्व से मुस्कुरा दिया। उन्मेष, इतना आत्मसंतुष्ट मत हो। अगर तुमने अपने सभी अधीनस्थों का हिस्सा नहीं लिया होता तो क्या तुम 90 मार्शल माकंग पकड़ पाते? क्या तुम अकेले इतने सारे पकड़ सकते हो? उस समय मेरे दूसरे भाई ने किसी पर भरोसा नहीं किया, न ही अपने साथियों का हिस्सा हड़पा। उसने अकेले ही 120 मार्शल माकंग हासिल की। उसकी तुलना में तुम बहुत पीछे हो, कृति ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। ये शब्द सुनकर उन्मेष का चेहरा बेहद उतर गया, क्योंकि जैसा कि कृति ने कहा था, उसके पास 90 मार्शल माकंग होने का कारण ये था कि उसने अपने अधीनस्थों के साथ मार्शल माकंग को समान रूप से विभाजित नहीं किया था, बल्कि वास्तव में एक बड़ा हिस्सा अपने पास ही रखा था। अन्यथा उसके पास इतनी संख्या में मार्शल माकंग होना असंभव होता। तो क्या हुआ? जीतने वालों को राजा घोषित किया जाता है और हारने वालों को चोर। इस मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में प्रथम स्थान पर मैं हूं, तुम नहीं। अपने कारनामों का पर्दाफाश होते देख उन्मेष ने कुछ भी इनकार नहीं किया और सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। चूंकि वह भी अमर निष्पादन द्वीप समूह का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए वह दिल से कृति से नहीं डरता था। हम बेशर्म इंसान,
कृति ने ठंडी सी आवाज में कहा और उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि वे दोनों अमर निष्पादन द्वीप समूह से थे, लेकिन उन्मेष के कुछ काम करने के तरीके से उसे हमेशा घृणा होती थी। हालांकि उसने भी अपने अधीनस्थों के मार्शल चिन्ह छीन लिए थे, लेकिन वह उन्मेष जितनी अतिवादी नहीं थी। देखो, इस पर 98 निशान हैं। अगर इसमें बस थोड़ा सा और होता तो इस पर 100 मार्शल निशान हो जाते। शानदार, सचमुच शानदार। बस 2 और मिल जाएं तो वो इन चिन्हों को एक घातक वर्जित मार्शल कौशल से बदल सकती थी। यशस्विनी वाकई यशस्विनी ही है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तेजस्वर को छोड़कर उसे अमर निष्पादन द्वीप समूह की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा कहा जाता है। आज उसे देखकर लगता है कि ये अफवाहें वाकई सच थीं। ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता में पहला स्थान उन्हीं को मिलेगा। अचानक भीड़ से चीख पुकार की आवाजें गूंज उठीं। यशस्विनी वास्तव में 98 मार्शल मार्क अंक हासिल करने में सक्षम थी। हा, किसने कहा कि वो पहले नंबर पर है? ये देखकर कृति जोर से हंस पड़ी। हालांकि वो यशस्विनी को उतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन चूंकि वो उसके दूसरे भाई की मंगेतर थी, इसलिए वो उसे उन्मेष जितना नापसंद नहीं करती थी। इसलिए अगर उसे चुनने का मौका मिलता तो वो उन्मेष की जगह यशस्विनी को पहले नंबर पर देखना पसंद करती। उसी क्षण उन्मेष का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अभी अभी अपनी बढ़ाई की थी, लेकिन अब यशस्विनी ने उसे पीछे छोड़ दिया था। ये सबके सामने थप्पड़ खाने जैसा था, जिससे वह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हो गया था। इसके बाद अन्य सभी ने एक एक करके मार्शल मार्क अंक अमरता के क्षेत्र में प्रवेश किया। अमर निष्पादन द्वीप समूह के 3 शीर्ष प्रतिभाओं के अलावा नायरा, त्रिशा और प्रियांशी ने भी काफ़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। नायरा और प्रियांशी दोनों ने 35 मार्शल मार्क अंक हासिल की। हालांकि यह यशस्विनी और अन्य लोगों के बराबर नहीं था, फिर भी यह अपेक्षाकृत अच्छा था। त्रिशा ने 70 मार्शल मार्क अंक हासिल की थीं। नायरा और प्रियांशी से ज़्यादा मार्शल मार्क अंक हासिल करने का कारण ये था कि यशस्विनी से हारने से बचने के लिए उन दोनों ने जानबूझकर त्रिशा को ज़्यादा मार्क अंक दे दी थीं। असल में जब उन तीनों ने मिलकर मार्शल मार्क अंक हासिल की तो त्रिशा ने ही ज़्यादा मेहनत की थी। उसने ज़्यादा परिश्रम किया, इसलिए उसे ज़्यादा मार्क अंक मिली, जो कि स्वाभाविक था। लेकिन असल में त्रिशा को 70 मार्शल मार्क अंक प्राप्त होने का कारण ये था कि उसने प्रजनन मंदिर में काफ़ी संख्या में इन्हें एकत्रित किया था। फिर भी उसके और यशस्विनी के बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला था। आखिरकार नायरा और प्रियांशी यशस्विनी के अधीनस्थों जितने निस्वार्थ नहीं थे, जिन्होंने मार्शल मार्क अंक का अपना हिस्सा पूरी तरह से त्रिशा को दे दिया था। जूनियर अन्विका, मृत्यु के बाद कोई पुनर्जीवित नहीं हो सकता। जूनियर वुकिंग की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन आपको और मजबूत बनना होगा। मार्शल मार्क अंक इमॉर्टल दायरे से बाहर आने के बाद त्रिशा ने अन्विका को सलाह दी। उस क्षण सबकी निगाहें अन्विका पर टिक गईं। रुद्र के निधन की खबर सुनकर अन्विका बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। इस वजह से मार्शल मार्क अंक इमॉर्टल क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग में उसकी रुचि कम हो गई थी। वर्तमान में मार्शल मार्क अंक अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके सभी लोग मार्शल मार्क अंक प्राप्त करने के लिए अपने अपने मार्शल कौशल का आदान प्रदान कर चुके हैं। केवल अन्विका ही अभी तक प्रवेश नहीं कर पाई है। अन्विका, आगे बढ़ो। ठीक उसी क्षण लेडी श्रेयांशी बोली। दुखी अन्विका हालांकि मौन ही रही। मार्शल स्किल्स का आदान प्रदान करने के लिए मार्शल मार्क अंक इमॉर्टल दायरे में एक एक कदम बढ़ाती गई। हे भगवान, यह। लेकिन जैसे ही अन्विका ने उस जगह पर कदम रखा, सभी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। यहाँ तक कि लेडी श्रेयांशी के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दिए, क्योंकि ठीक उसी क्षण स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाली संख्या 108 थी। हे भगवान, ये तो 108 मार्शल मार्क अंक हैं। तेजस्वर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से केवल 12 मार्क अंक का अंतर है। शानदार। हमें लगा था कि स्थिति पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन अंत में सबसे प्रभावशाली तो लेडी अन्विका हैं। 108 मार्शल मार्क अंक, ये तो मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल के लिए काफ़ी होना चाहिए, है ना? शांत दिखने वाली पर्वत चोटी एक बार फिर उत्साह से भर उठी। चाहे कोई भी हो, किसी को भी अन्विका से ऐसे बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। 108 चिन्ह, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला था। यशस्विनी, उन्मेष, कृति, त्रिशा और अन्य लोगों की तुलना में अन्विका उनसे पूरे एक स्तर नीचे थी। वह केवल चौथे रैंक की मार्शल लॉर्ड थी। उस पल बाकी सभी और यहाँ तक कि यशस्विनी के चेहरे भी आश्चर्य से भर उठे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंत में उसे चौथे दर्जे के मार्शल लॉर्ड अन्विका से हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि त्रिशा उससे कमतर थी और उन्मेष उससे भी कमतर था। वास्तव में यशस्विनी और अन्य लोगों की तुलना में नायरा और प्रियांशी अधिक हैरान थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं अन्विका को प्रजनन मंदिर में लगभग 1 दर्जन मार्शल मार्क अंक प्राप्त करते हुए देखा था। तर्कसंगत रूप से उसके पास इतनी सारी मार्शल मार्क अंक नहीं होनी चाहिए थीं। आखिर चल क्या रहा था? उसी क्षण पूरी पर्वत चोटी पर चर्चा का माहौल छा गया।
किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हर 6 साल में होने वाले मार्शल माकंग इमॉर्टल क्षेत्र में अन्विका को सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। वास्तव में सर्वोत्कृष्ट पात्र लेडी श्रेयांशी के चेहरे पर भी एक दुर्लभ हल्की मुस्कान दिखाई दी। इससे पता चलता था कि वह बेहद खुश थीं। आखिरकार मिस्टी पीक उसका इलाका था। गुरु होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से गर्व महसूस हुआ कि उसकी शिष्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। असंख्य प्रशंसा भरी निगाहों के बीच अन्विका तेजी से बाहर निकल गई। स्पष्ट था कि 108 मार्शल चिन्हों के साथ वह एक नश्वर वर्जित मार्शल कौशल हासिल करने में सक्षम थी। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। जूनियर अन्विका, यह क्या है? आपने इतने सारे मार्शल माकंग कैसे एकत्र किए? वाह जूनियर अन्विका, तुम्हें इतने सारे मार्शल माकंग कहाँ से मिले? अन्विका को बाहर आते देख नायरा और प्रियांशी ने तुरंत उसे घेर लिया, उसे एक तरफ खींच लिया और उससे सवाल पूछने लगे। हो उत्सुक हो? अन्विका ने अपना सिर उठाया और बेहद तिरस्कारपूर्ण निगाहों से नायरा और प्रियांशी पर नजर डाली, फिर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। उस समय जब मैं जूनियर वुकिंग के साथ चली गई थी, मैंने स्वयं एक भी मार्शल माकंग हासिल नहीं की थी। प्रजनन मंदिर में मैंने स्वयं जो 18 मार्शल माकंग प्राप्त की थी, उनके अलावा मेरे पास मौजूद 90 अन्य मार्शल माकंग में से 88 जूनियर वुकिंग ने अकेले ही प्राप्त की थीं और उन्होंने ही मुझे दी थीं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जूनियर वुकिंग ने वाकई मार्शल माकंग खोजने का एक नया तरीका खोज निकाला है। ये तरीका बिल्कुल अनोखा है और इसकी प्रभावशीलता बहुत अधिक है। हालांकि इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है। शुरुआत में वह हम चारों बहनों के साथ मार्शल माकंग साझा करना चाहता था। हालांकि आपने न केवल उस पर अविश्वास किया, बल्कि आपने उसके बारे में बुरा भला भी कहा और उसे हमारे समूह से दूर कर दिया। मुझे जो भी बुरी शक्ति मिली है वो सब जूनियर वुकिंग की वजह से है। अगर तुमने उस समय उसकी बात मानी होती तो तुम्हें भी मेरी तरह ही फल फूल मिलते, लेकिन तुमने नहीं माना। इसलिए मेरी तारीफ करने या मुझसे ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसके लायक हो। अन्विका ने ये शब्द बहुत जोर से कहे। उसने जानबूझकर सबको सुनाया और अपने दोनों वरिष्ठों को शर्मिंदा किया। हालांकि वे बहनें थीं जो कई वर्षों से एक साथ रह रही थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने स्पष्ट रूप से उनका असली रूप देख लिया था और जान लिया था कि वे किस तरह के लोग थे। क्या लेडी अन्विका की सारी फसलें वास्तव में वुकिंग नाम के इस व्यक्ति ने दी थीं? दरअसल अन्विका की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। तब पता चला कि अन्विका को यह उपलब्धि वुकिंग नामक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई थी, और इसी तरह प्रजनन मंदिर की खोज भी वुकिंग ने ही की थी। वुकिंग द्वारा पहले किए गए विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन सभी ने उसके बारे में फिर से विचार करना शुरू कर दिया। उन सभी को लगा कि अगर यह सब सच था तो वुकिंग वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। हालांकि जैसे ही उन्हें याद आया कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का निधन हो चुका है, वहां मौजूद कई लोगों ने अनायास ही सिर हिलाकर आह भरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वुकिंग की मृत्यु न केवल उनके गुरु की क्षति थी, बल्कि पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र के लिए भी एक क्षति थी। उस क्षण नायरा और प्रियांशी का चेहरा न केवल पीला पड़ गया, बल्कि पश्चाताप से उनकी आंतें भी लाल हो गईं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्विका के शब्दों ने उन पर गहरा आघात पहुंचाया और उनके मन को झकझोर दिया। क्या रुद्र ने पहले जो कुछ कहा था वह सब सच था? क्या वह सचमुच अपनी ताकत से मार्शल मार्किंग्स को हासिल करने में सक्षम था? पहले तो उन्हें शक हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने पर उन्हें लगा कि अन्विका के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वह अकेले इतने सारे मार्शल मार्किंग हासिल नहीं कर सकती थी। इसका मतलब है कि केवल वुकिंग ही बची थी। इसलिए भले ही वे इस बात पर विश्वास न करना चाहें, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और जब उन्हें यकीन हो गया तो उन्हें खुद को 2 बार जोर से थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था कि उन्होंने शुरू से ही रुद्र पर विश्वास नहीं किया और इतना बड़ा मौका गंवाकर खुद को ही नुकसान पहुंचाया। रुद्र को नायरा और प्रियांशी के पछतावे के बारे में पता नहीं था, क्योंकि फिलहाल वह उस अजीब दुनिया को छोड़कर मार्शल माकंग अमर क्षेत्र में लौट चुका था। वर्तमान वातावरण में असामान्य रूप से शांति छाई हुई थी, यहाँ तक कि रेतीली हवाएं भी गायब हो गई थीं। यह अजीब तरह से खामोश था, जिससे बेचैनी पैदा हो रही थी। रुद्र एक ऊंची पीली मिट्टी की पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और उसका चेहरा हर्ष से भरा हुआ था। प्रकाश की किरण के उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसकी साधना शक्ति में तीव्र वृद्धि हुई। वह वास्तव में प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड से सीधे द्वितीय श्रेणी के मार्शल लॉर्ड बन गया। रुद्र ने तीनों बिजली की शक्ति को हटा दिया और पाया कि उसकी वास्तविक साधना 7वें स्तर से बढ़कर 8वें स्तर की हो गई थी। ये साधना वास्तव में प्रकाश की किरण द्वारा ही प्राप्त हुई थी। जिस बात ने रुद्र को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह थी उस सत्ता की शक्ति। क्या वह किसी को यूं ही साधना शक्ति दे सकती है? ये किस प्रकार की सत्ता थी? हाँ रुद्र, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, मेरी साधना ने सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक उसी क्षण रुद्र को एक और अप्रत्याशित बात का सामना करना पड़ा, वह थी अग्नि का खुशी से चिल्लाना।
और जब रुद्र ने उसकी साधना का परीक्षण किया तो उसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वह सचमुच चौंक गया। एग्नि की साधना वास्तव में मार्शल लॉर्ड्स के स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक प्रथम श्रेणी की मार्शल लॉर्ड एग्नि अब एक प्रथम श्रेणी की मार्शल लॉर्ड बन चुकी थी। एग्नि, तुम्हारी साधना भी बढ़ गई है। रुद्र बेहद हैरान था। उसकी अपनी शक्ति में वृद्धि तो एक बात थी, लेकिन एग्नि, जिसकी साधना केवल स्रोत ऊर्जा के माध्यम से बढ़ी थी, उसकी शक्ति भी और बढ़ गई। इतना ही नहीं, वह उससे कहीं अधिक ऊंचे पद पर पहुंच गई, सीधे प्रथम श्रेणी की मार्शल लॉर्ड बन गई। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। लगता है वो व्यक्ति वाकई साधारण नहीं है। हालांकि इससे तुम्हें कोई खास मदद नहीं मिली, लेकिन मेरी मदद करना तुम्हारी मदद करने के बराबर है। मेरी प्रथम श्रेणी की मार्शल लॉर्ड साधना तुम्हारी द्वितीय श्रेणी की मार्शल लॉर्ड साधना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एग्नि के प्यारे से छोटे चेहरे पर मुस्कान देखकर मानो कोई फूल खिल उठा हो। उसकी सुंदरता का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी, और यह साफ दिख रहा था कि वह सचमुच बेहद खुश थी। लंबे समय से उन्हें कोई शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत नहीं मिला था, इसलिए उनकी साधना में लंबे समय से कोई प्रगति नहीं हुई थी। आज वे अचानक प्रथम श्रेणी की मार्शल लॉर्ड बन गईं। इसे प्रकृति में एक छलांग भी कहा जा सकता है। वे चाहकर भी इतनी खुश नहीं हो सकती थीं। ये वाकई आसान नहीं है। यहाँ तक कि तुम, जो मेरे शरीर में हो, भी इसके द्वारा खोजे गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसने मेरे दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली को भी खोज निकाला होगा, रुद्र ने मन ही मन ऊपर देखते हुए कहा। ऐसा शायद न हो। हालांकि मैं तुम्हारा विश्व आत्मा हूं और तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में रहता हूं, फिर भी पूर्ण शक्ति वाले लोगों के लिए तुम्हारे आध्यात्मिक जगत को समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन तुम्हारे दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली अलग है। ये जानबूझकर खुद को छुपा रही है, और इसमें समाहित शक्ति भी उतनी ही अथाह गहरी है। संभव है कि इस स्थान पर मौजूद अस्तित्व भी इसे खोज न सके, है ना? एग्नि ने समझाया। रुद्र ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली वाकई रहस्यमय और असीम थी। फिलहाल तो वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि ये दिव्य बिजली आखिर है क्या, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। ठीक है रुद्र, जल्दी से अपनी बाँह देखो। उस शक्ति ने कहा था कि वह तुम्हें लाभ देगी, इसलिए मुझे लगता है कि साधना प्रदान करने के अलावा वह तुम्हें मार्शल माकंग भी देगी, एग्नि ने याद दिलाया। योजक चिन्ह। अरे हाँ, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। एग्नि की याद दिलाने पर रुद्र को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी एक आस्तीन पीछे खींची, लेकिन इस मामूली सी हरकत का नतीजा देखकर खुद रुद्र भी दंग रह गया। उसकी बाईं बांह पर मार्शल चिन्ह घनी तरह से अंकित थे। दरअसल 3000 चिन्ह थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रुद्र ने जब अपनी दूसरी आस्तीन हटाई तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया, क्योंकि उसकी दूसरी बांह पर भी उसी तरह से घने रूप से मार्शल चिन्ह अंकित थे। पहले की तरह वहां भी 3000 चिन्ह थे। 6000 मार्शल मार्किंग्स। हे भगवान, रुद्र, तुम तो मालामाल हो। उन मार्शल मार्किंग्स को देखकर एग्नि भी विस्मित हो उठी। जाहिर है, अपार अनुभव रखने वाली रानी भी हैरान रह गईं। 100 मार्शल मार्कंग ही एक मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल के लिए काफ़ी थे। फिर वह 6000 मार्शल मार्कंग के बदले किस तरह का मार्शल स्किल हासिल कर सकता था? फिलहाल पर्वत की चोटी पर किसी को नहीं पता था कि रुद्र अभी तक मरा नहीं है और उसने 6000 मार्शल मार्कंग भी प्राप्त कर ली हैं। उन्हें तभी पता चला जब अन्विका ने मार्शल मार्कंग इमॉर्टल दायरे से बाहर निकलकर मॉर्टल टैबू मार्शल स्किल के लिए चिन्हों का आदान प्रदान किया, और वह घटना जो हर 6 साल में केवल एक बार होती थी, पूरी हो गई थी। तो उसी क्षण अंतिम निर्णय आ गया। प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार देने का दायित्व मिस्टी पीक की स्वामिनी लेडी श्रेयांशी पर था। मिस्टी पीक के भीतर अनगिनत विचित्रताएं थीं। परिणामस्वरूप हर कोई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि लेडी श्रेयांशी अन्विका को क्या इनाम देंगी। भीड़ के विचारों को भलीभांति समझते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो गहन और रहस्यमय प्रतीत होती थी। उनके जैसी प्रभावशाली शख्सियत का माहौल वाकई बेहद भव्य था। इसके तुरंत बाद उसने हल्के से अपनी आस्तीन झटक दी और फिर उसकी हथेली में एक विश्व बैग प्रकट हो गया। अन्विका, चूंकि तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये तुम्हारा है। लेडी श्रेयांशी के बोलते ही उनके हाथ में मौजूद विश्व बैग अपने आप हवा में ऊपर उठ गया और धीरे धीरे अन्विका की ओर तैरने लगा। तेज और बुद्धिमान लड़की अन्विका तुरंत अपने गुरु का इरादा समझ गई। उसका ऊंचे दर्जे का होने के कारण दूसरों को अपनी उपहार स्वरूप दी गई चीज़ों का दिखावा करना उसके लिए उचित नहीं था। दूसरी ओर अन्विका अलग थी। अगर गुरु के लिए दिखावा करना असुविधाजनक था तो वह खुद दिखावा कर सकती थी। भीड़ के सामने ही अन्विका ने विश्व बैग खोला। उसमें से एक चमक निकली और तुरंत ही हथेली के आकार का एक रंगीन मशरूम बाहर तैरने लगा। मशरूम के प्रकट होते ही पूरे पर्वत शिखर पर एक तीखी सुगंध फैल गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों को मन में ताजगी का अनुभव हुआ। ये तो उच्च श्रेणी की मार्शल मेडिसिन अमर मार्शल मशरूम है। उस विचित्र मशरूम को देखकर कई लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए।
मार्शल मेडिसिन मूल रूप से बहुमूल्य थी, इसलिए उच्च श्रेणी की मार्शल मेडिसिन का महत्व चरम पर था। पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र में इन्हें बहुत दुर्लभ खजाने के रूप में गिना जा सकता था। मार्शलवाद के अमर मशरूम की बात करें तो इसे उच्च श्रेणी की मार्शल मेडिसिन में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसमें निहित मार्शल शक्ति न केवल प्रबल थी, बल्कि इसे अवशोषित करना भी अत्यंत सरल था। इसके अलावा इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। यदि मार्शल लॉर्ड से नीचे के स्तर के लोग इसका उपयोग करते तो उनकी साधना थोड़े ही समय में कई स्तर बढ़ जाती। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। यदि स्वर्गलोक के 9वें स्तर का कोई व्यक्ति मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इसका उपयोग करे तो उसकी सफलता दर में काफ़ी वृद्धि होगी। यहाँ तक कि मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र में मौजूद लोगों द्वारा भी इस औषधि का सेवन करने पर इसके व्यापक प्रभाव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्शल आर्ट का अमर मशरूम कहीं और नहीं मिल सकता था। न ही कोई ऐसा था जो इसे उगाना जानता हो। ये केवल मिस्टी पीक में ही पाया जाता था, लेकिन मिस्टी पीक में भी यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। तो मार्शल आर्ट के अमर मशरूम के प्रकट होने के बाद हर कोई अचंभित रह गया। उनके चेहरे लालसा से भर उठे। यहाँ तक कि मिस्टी पीक में पले बड़े नायरा, प्रियांशी और त्रिशा के चेहरे भी प्रशंसा से भर उठे, क्योंकि मार्शल आर्ट का अमर मशरूम वास्तव में बहुत कीमती था। वे भी इसका यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालांकि ठीक उसी क्षण अन्विका के हाथ में मौजूद विश्व बैग लगातार चमकने लगा और 5 और उच्च श्रेणी की मार्शल मेडिसिन मार्शलिज्म के अमर मशरूम प्रकट हो उठी। वहाँ मार्शल आर्ट के 6 अमर मशरूम थे। मार्शल आर्ट के पूरे 6 अमर मशरूम। उस क्षण युवाओं की तो बात ही छोड़िए, कुछ अनुभवी विशेषज्ञ भी आश्चर्य से भर उठे। मार्शल आर्ट का एक अमर मशरूम पहले से ही इतना कीमती था, लेकिन अब लेडी श्रेयांशी ने 6 मशरूम इनाम में दिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह काफ़ी बड़ा खर्च था, लेकिन जब सभी लोग उसे प्रशंसा और ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे तो अन्विका ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे निगाहें उसकी नहीं बल्कि रुद्र की थीं। ठीक उसी क्षण मार्शल माकंग अमर क्षेत्र के भीतर रुद्र बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे 6000 मार्शल माकंग प्राप्त हो गई थीं। वापस जाने का समय आ गया है और मुझे अपनी खेती को थोड़ा छिपाना होगा। वर्तमान में रुद्र की साधना स्वर्गलोक के 8वें स्तर पर थी। यदि वह तीनों बिजली का उपयोग करता तो वह द्वितीय श्रेणी का मार्शल लॉर्ड होता। हालांकि वह ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने केवल 2 बिजली का उपयोग किया, जिससे उसकी साधना वापस प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के स्तर पर आ गई, जिसका उसने भीड़ के सामने प्रदर्शन किया। अपनी साधना पर पूर्ण नियंत्रण महसूस करते हुए और अपनी भुजा पर बने 6000 मार्शल चिन्हों को याद करते हुए रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मार्शल चिन्ह अमर लोक की यह यात्रा सचमुच सार्थक रही। तारांकन धमाका, तारांकन धमाका, तारांकन धमाका। लेकिन ठीक उसी क्षण दूर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। शोर ऐसा था मानो 5000 किलोग्राम का कोई बड़ा पत्थर टकराया हो। जमीन पर इसका असर सामान्य था, लेकिन इसने धरती को बहुत जोर से हिला दिया। उसी समय विस्फोटों के साथ साथ रुद्र के पैरों के नीचे की जमीन भी हिंसक रूप से कांपने लगी। 1 धमाका, 2 धमाके, 3 धमाके। कंपन तेज होता गया और धमाके और भी जोरदार होते गए। ऐसी स्थिति में रुद्र ने आश्चर्य से देखा कि दूर से एक विशाल पहाड़ जैसी धुंधली आकृति दिखाई दी। हालांकि वह आकृति न केवल हिल रही थी, बल्कि नज़दीक भी आ रही थी। अंत में उसकी आकृति साफ दिखाई दी। तभी रुद्र ने पाया कि वह एक मानवाकार प्राणी था, जिसके बाएं हाथ में दरांती और दाएं हाथ में सिर था। तारांकन आओ। अचानक दूर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। धरती के ऊपर एक और आकृति प्रकट हुई और एक काले बादल की तरह उसने धरती को ढक लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब रुद्र ने सिर उठाकर देखा तो वह भयभीत हो गया। वहां एक विशालकाय पक्षी था, एक ऐसा विशालकाय पक्षी जो अविश्वसनीय रूप से बड़ा था और आकाश को ढक सकता था। उस विशालकाय पक्षी का शरीर काला था और उस पर घनी बिजली की लकीरें थीं। उसके विशाल पंखों के फड़फड़ाने के साथ साथ कई बिजली की कड़ियां भी गिरती थीं। जिस क्षेत्र से वह गुजरता था वहां तक कि आकाश भी ढह जाता था और जमीन भी बिजली की रोशनी से जगमगा उठती थी। उसी समय चारों ओर से लगातार तरह तरह की कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं गूंज रही थीं। तरह तरह के भव्य वातावरण, तरह तरह की विचित्र आकृतियां, ऐसे विशालकाय जीव जिन्हें रुद्र ने पहले कभी नहीं देखा था, एक के बाद एक प्रकट होते गए और तेजी से उस दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये कौन सी जगह है? क्या ये वही राक्षस हैं जिन्हें उसके स्थान पर कैद किया गया है? उस क्षण रुद्र पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वे वास्तव में क्या थे, लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उनमें से कोई भी जीव उसे आसानी से नष्ट करने की शक्ति रखता था। बहुत ही मामूली, सचमुच बहुत मामूली। केवल आकार में ही अंतर नहीं था, बल्कि ताकत में भी बहुत बड़ा अंतर था। उसी क्षण रुद्र को समझ आ गया। उसे अंततः पता चल गया कि 10 दिन की समय सीमा के बाद मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में रहने वालों के लिए मृत्यु का मार्ग ही एकमात्र रास्ता क्यों बचता है।
उसे ये भी समझ आ गया कि मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरा इतना वीरान क्यों था और वहाँ एक इंच भी घास क्यों नहीं उगती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि यही वह जगह है जहाँ विचित्र जीवों का ये समूह रहता है। उन राक्षसों के यहाँ रहने के बावजूद अगर यहाँ कुछ भी उग सकता तो यह अजीब बात होती। हालांकि इससे भी अजीब बात यह थी कि उन शक्तिशाली जीवों की रुद्र पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी, अन्यथा उनकी ताकत के सामने रुद्र के बचने का कोई मौका ही कैसे होता। रुद्र के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। संभवतः यह उस रहस्यमय सत्ता का विशेष आदेश था जिसने उसे साधना प्रदान की थी, इसीलिए शक्तिशाली जीव उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रुद्र उनकी आंखों से ही समझ गया था कि वे उसे कितना खाना चाहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि उनके मन में उसके प्रति गहरी शत्रुता थी। तारानकन हम हालांकि रुद्र जानता था कि वे जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी वह वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार काफी रात हो चुकी थी। अगर वह और देर रुकता तो मार्शल आर्ट कौशल के बदले अपने चिन्हों को प्राप्त करने का मौका खो देता। इतना सोचते हुए रुद्र ने झट से अपने हाथ में मौजूद अमर ताबीज को कुचल दिया और वहां से चला गया। इसी बीच शिखर पर अन्विका के प्रथम स्थान प्राप्त करने के पुरस्कार के साथ ही मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे की प्रतियोगिता का समापन हो गया। हालांकि मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे का द्वार अभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन भोज समाप्त हो चुका था, इसलिए सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तारानकन हम हालांकि जैसे ही वे तैयारी कर रहे थे, पर्वत शिखर के केंद्र में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रकट हुई। विशेषकर जब सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका था और आकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, तब वह रोशनी बेहद चकाचौंध भरी लग रही थी। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब प्रकाश गायब हुआ तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि वहां एक व्यक्ति था। वह एक युवक था जो हवा में प्रकट हुआ था। उस व्यक्ति का रूप रंग तो अतुलनीय था ही, साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। हालांकि जब सबने उसका रूप देखा तो कोई भी अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। सबके चेहरे और आंखों में घोर आश्चर्य झलक रहा था। वे पहले ही पहचान चुके थे कि ठीक उसी क्षण शिखर पर प्रकट होने वाला व्यक्ति वुकिंग नामक व्यक्ति था। और भीड़ की हैरान निगाहों को देखते हुए रुद्र के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने शांत भाव से कहा, माफी चाहता हूं, मैंने आप सभी को बहुत देर तक इंतजार कराया। वीएम वुकिंग। उस क्षण सभी लोग स्तब्ध रह गए, विशेष रूप से यशस्विनी, उन्मेष, साथ ही नायरा, प्रियांशी और अन्य लोग। उनके चेहरों पर केवल सदमा ही नहीं था बल्कि जटिल भावनाएं भी थीं। पहले तो उन्हें न सिर्फ ये यकीन था कि रुद्र मर गया है, बल्कि वे यही उम्मीद भी कर रहे थे कि रुद्र मर जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है, रुद्र सचमुच उनके सामने पूर्ण रूप से जीवित अवस्था में प्रकट हो गया। यह उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था, जिससे वे दंग रह गए। वे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। जूनियर वुकिंग उन्मेष के समूह की तुलना में अन्विका, त्रिशा, वैदेही और अन्य लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। खासकर अन्विका के चेहरे पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पहले अपनी आंखें मलकर देखा और तभी उसे यकीन हुआ कि रुद्र वापस आ गया है। रुद्र सचमुच मरा नहीं है। तीनों सुंदरियां एक साथ उछल पड़ीं और लगभग एक ही समय में रुद्र की ओर दौड़ पड़ीं। इस तरह का स्नेह देखकर लोग प्रशंसा से मर भी सकते हैं। अन्विका सबसे ज्यादा उत्तेजित थी। उसने रुद्र के कपड़े पकड़ लिए और उछलकूद करने लगी। अगर वहां ज्यादा लोग न होते, जिनमें उसका गुरु भी शामिल था, तो वह निश्चित रूप से रुद्र को गले लगा लेती। जूनियर वुकिंग, तुम ठीक हो? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। इतने लंबे समय बाद ही बाहर क्यों आए? आखिर कहाँ गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम चिंतित थे? त्रिशा और बाकी लोगों ने पूछा। हाँ, सीनियर अन्विका को देखो, देखो रोने के बाद उनका क्या हाल हो गया है। वैदेही ने अन्विका की थोड़ी सूजी हुई, लाल और आंसुओं से भरी आंखों की ओर इशारा भी किया। ये देखकर रुद्र का दिल दुख से भर गया। बिना सोचे समझे ही वह समझ गया कि अन्विका का ऐसा व्यवहार क्यों था। निश्चित रूप से रुद्र की मृत्यु की आशंका से वह अत्यधिक दुखी थी। इससे रुद्र को यह भी पता चला कि अन्विका उससे कितना प्यार करती है। वास्तव में रुद्र ये देख भी सकता था। वैदेही भी रोई थी, यहाँ तक कि त्रिशा ने भी शायद चुपके से आंसू बहाए होंगे, लेकिन जाहिर है उसके आंसू अन्विका जितने तीव्र और स्पष्ट नहीं थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हालांकि इन सब बातों के बावजूद रुद्र के मन में एक समझ थी। उसके मन में यह भी स्पष्ट था कि वास्तव में कौन उसकी परवाह करता है और कौन केवल रुद्र को खुश करने का दिखावा कर रहा है। मुझे बहुत खेद है कि मैंने आप सबको चिंतित किया। इतने लंबे समय तक बाहर न आने का कारण यह है कि मैं हमेशा प्रजनन मंदिर में ही रहता था, रुद्र ने बहुत शर्मिंदा होकर कहा। प्रजनन का मंदिर? लेकिन यशस्विनी ने तो स्पष्ट रूप से एक विस्फोट ताबीज को सक्रिय कर दिया था। तुम इस आपदा से कैसे बच गए? अन्विका बहुत हैरान थी और साथ ही बहुत उत्सुक भी। हो, इस बात को सुनकर रुद्र पहले तो हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में सब कुछ अतुलनीय रूप से गहरा है।
हमारा वहाँ होना तो बस चींटियों के समान है। कुछ चींटियां सच में अभेद्य दीवारों को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? प्रजनन मंदिर को नष्ट करने के लिए विस्फोट ताबीज का इस्तेमाल करना। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वे लोग बहुत भोले हैं। हालांकि रुद्र ने यह नहीं बताया कि विस्फोट ताबीज का इस्तेमाल किसने किया, लेकिन बोलते समय उसने यशस्विनी और अन्य लोगों की ओर देखा था। इस तरह की निगाहों ने यशस्विनी के पहले से ही हैरान चेहरे को और भी विकृत कर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र उसे अपमानित कर रहा है। सचमुच, इसका मतलब है कि प्रजनन मंदिर में किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं हुआ? अन्विका ने बड़ी खुशी से एक सवाल पूछा। बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगा? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। अब तक सब कुछ सुनकर अन्विका सब कुछ समझ गई थी। खुशी से झूमते हुए उसने कहा, जूनियर वुकिंग मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे का प्रवेश द्वार जल्द ही बंद होने वाला है। आपको जल्दी से प्रवेश करना चाहिए और अपने चिन्हों को मार्शल कौशल से बदल लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए यह प्रथम पुरस्कार संभाल कर रखूंगी टिल्ड, अन्विका ने बोलते हुए अपने हाथ में मौजूद विश्व बैग को दिखाया। रुद्र काफी बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया कि प्रथम स्थान निश्चित रूप से अन्विका ने ही प्राप्त किया है और इसीलिए उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। हालांकि अन्विका जानती थी कि रुद्र के पास वर्तमान में उससे कहीं अधिक मार्शल माकंग हैं, इसीलिए उसने वे शब्द कहे थे। रुद्र ने अब और संकोच नहीं किया। इस समय उसके पास 6000 मार्शल मार्किंग्स थीं। इतनी सारी मार्शल मार्किंग्स के बदले वह निश्चित रूप से कोई अच्छी मार्शल स्किल हासिल कर सकता था। जाहिर है, वह देर करके सारी मार्किंग्स बर्बाद नहीं करना चाहता था, और खासकर वर्जित मार्शल स्किल्स की भयानक शक्ति का अनुभव करने के बाद वह इस जगह पर ऐसी ही एक स्किल हासिल करना चाहता था। उसी समय जब रुद्र प्रवेश द्वार में दाखिल हुआ तो पर्वत शिखर पर स्थित हर एक निगाह उस पर टिक गई। अगर यह पहले की बात होती तो रुद्र को निश्चित रूप से इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती। अगर दूसरे लोग उसकी उपलब्धि को देखते भी तो भी वे उससे इतनी उम्मीदें नहीं रखते जितनी अभी रख रहे हैं। लेकिन मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में घटी विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के बाद सभी ने रुद्र को एक अलग नजरिए से देखा। उन्हें लगा कि भले ही उस युवक को सर्वोच्च साधना स्तर का न कहा जा सके, लेकिन उसने असाधारण स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकें सीख ली थीं और उसके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो दूसरों के पास नहीं थीं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो इस समय लगभग सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और देख रहे थे। वे अनुमान लगा रहे थे कि क्या रुद्र अन्विका को पीछे छोड़ देगा और क्या वह तेजस्वर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। ठीक उसी क्षण भीड़ की निगाहों के बीच रुद्र भारी कदमों से प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम इतना स्पष्ट था क्योंकि शिखर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कदमों की आहट के अलावा उन्हें केवल दिल की धड़कन और सांस लेने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंततः रुद्र अंदर आया और जल्द ही स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार पर एक संख्या दिखाई दी। हालांकि उस संख्या को देखते ही लगभग सभी लोग अवाक रह गए। कई लोगों ने गहरे भय से गहरी सांस ली और कुछ लोगों के पैर इतने तीव्र थे कि वे लगभग लड़खड़ा गए और जमीन पर बैठ गए। 6000। रुद्र के अंदर कदम रखते ही स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार पर यही संख्या दिखाई दी। इससे पहले लोगों ने अनगिनत अनुमान लगाए थे, 70, 80, 90, 100। कुछ लोगों को तो ये भी लगता थी कि अगर रुद्र ने वास्तव में प्रजनन मंदिर में प्रगति की तो वह तेजस्वर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र को 6000 मार्शल माकंग मिल जाएंगी। यहाँ तक कि यशस्विनी और प्रजनन मंदिर का अनुभव करने वाले अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। 6000 मार्शल माकंग, बिल्कुल 6000 मार्शल माकंग। यह एक अविश्वसनीय संख्या थी। मार्शल माकंग अमर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों में से कौन युवा प्रतिभावान नहीं था, कौन शीर्ष प्रतिभावान नहीं था। उनमें से हर एक के पास मार्शल लॉर्ड जैसी साधना थी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पूरे 10 दिन तक वहां रहे और फिर भी कुछ ही मार्शल माकंग लेकर लौटे? ऐसे कितने लोग हैं जो 10 दिन तक वहां रहे और फिर भी एक भी मार्शल माकंग हासिल नहीं कर पाए? लेकिन प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड रुद्र ने अपनी शक्ति से 6000 मार्शल माकंग हासिल कर लीं। ये पिछले 99 लोगों द्वारा प्राप्त कुल माकंग से कई गुना अधिक थी। ये वाकई बेहद आश्चर्यजनक था। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। ये तो बस एक चमत्कार है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हाथों से अपनी सूखी दाढ़ी के कुछ बालों को सहलाया। बोलते समय उनके होंठ भी कांप रहे थे। हालांकि वे केवल एक दर्शक थे, फिर भी रुद्र द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से वे रोमांचित थे क्योंकि उनकी दृष्टि में यह एक चमत्कार था और वे ऐसे चमत्कार के साक्षी बनने वाले लोगों में से एक थे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार मार्शल माकंग को हासिल करना बेहद मुश्किल है। मेरा शिष्य अपने कई अच्छे दोस्तों के साथ गया, लेकिन कई बार असफल होने के बावजूद वे उन्हें सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर पाए। भले ही प्रसिद्ध प्रजनन मंदिर में बड़ी मात्रा में मार्शल मार्किंग्स हों, मैंने सुना है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना पड़ता है। इस बुकिंग की शक्ति तो केवल प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड जितनी है। उसने ये सब किया
लेकिन हैरानी के अलावा कई और लोग अनुमान लगा रहे थे यह अनुमान कि रुद्र ने इतनी सारी मार्शल मार्किंग्स कैसे हासिल की। हालांकि वे जितना ज़्यादा अनुमान लगाते गए उतना ही आश्चर्यान्वित होते गए क्योंकि उन्होंने कई तरीके सोचे लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा होना असंभव है। सिवाय इसके कि रुद्र के पास वास्तव में अन्विका और अन्य लोगों के कहे अनुसार असाधारण युद्ध शक्ति हो, अन्यथा उसके लिए ऐसा कारनामा करना असंभव होता। लेकिन अगर अन्विका की सारी बातें सच थीं तो रुद्र वाकई बहुत शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आमतौर पर उदासीन रहने वाली लेडी श्रेयांशी का चेहरा भी अब शांत नहीं था। उनकी आंखों में अस्थिरता झलक रही थी, जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं, मानो वे किसी बात पर विचार कर रही हों। और जैसे ही सब लोग चौंक गए, रुद्र मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में पहुंच गया। हालांकि यह भी मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरा था, लेकिन ये पहले वाले से बिल्कुल अलग था। वह स्थान सृष्टि की शुरुआत जैसा था। वहां घोर अंधेरा था और उसके पीछे प्रवेश द्वार के अलावा उसे लगभग कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। वूश वूश वूश, ठीक उसी क्षण रुद्र की बाहों से अनगिनत सुनहरे प्रकाश बिंदु बारिश की बूंदों की तरह निकले। हवा में तैरने के बाद इन सुनहरे प्रकाश बिंदुओं ने आसपास के अंधेरे में एक तीव्र विरोधाभास पैदा कर दिया। यह न केवल चमकदार था बल्कि सुंदर भी था। अंत में सुनहरे प्रकाश के बिंदु 4 बड़े शब्दों में परिवर्तित हो गए और रुद्र के सामने बड़े करीने से रखे गए। उन पर निगाहें टिकाते ही रुद्र की निगाहें भी चमक उठीं और उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि वे 4 बड़े शब्द थे। धरती पर वर्जित, आकाश पर प्रहार,